हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। होप तो सब लोगों के हाल चाल बढ़िया होंगे। सब लोग लग के मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे होंगे। सब लोगों ने अपने अपने मैथ्स के डिफरेंट डिफरेंट लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में पूरा अपना 100% दे रखा होगा। डेफिनेटली सब लोग आगे अपकमिंग जो ओलंपियाड्स हैं उनको फोड़ने की तैयारी कर रहे होंगे। इसी के साथ करते हैं आज सेकंड लेक्चर में बात ISI CMI PYQ सीरीज, ठीक है, जिसका टारगेट है बेसिकली 2025 का जो एग्जाम है ISI CMI का, उसका भाई ये बेसिकली मेरा सेकंड लेक्चर और ओवरऑल थर्ड लेक्चर है। बाइनोमियल थ्योरम आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बाइनोमियल थ्योरम के कितने क्वेश्चंस एट एन एवरेज देखा जाए तो आए हैं पिछले कुछ सालों में, इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे। साथ साथ इस बात पे विचार करेंगे कि जब जब क्वेश्चन आए तब एक क्वेश्चन आया है या दो क्वेश्चन आए हैं। देखो यार, बाइनोमियल थ्योरम एक ऐसा टॉपिक है ना यार, जिसमें मतलब आप अगर ऐसे सोचो कि यार हर साल एक सवाल आ जाएगा ISI CMI जैसे एग्जाम में, तो श्योरली आप ये बात नहीं बोल सकते है ना। पिछले सारे जो पेपर्स मैंने देखे उन पेपर्स में डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम का है ना, डायरेक्टली बाइनोमियल थ्योरम का शॉर्ट आप कभी नहीं बोल सकते कि एक सवाल आएगा ही आएगा, ये आप शॉर्ट नहीं बोल सकते। लेकिन कुछ ऐसे भी ईयर्स रहे हैं जिसमें बाइनोमियल थ्योरम से दो सवाल, एक ही पेपर में दो सवाल देखने को मिले, है ना। तो ऐसा भी पिछले कुछ सालों में रहा है। तो हम बाइनोमियल थ्योरम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम के जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं उन क्वेश्चंस पे अपन क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो भाई करते हैं खेला शुरू, ठीक है। होप सो आप लोगों ने काफ़ी सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले लेक्चर में। एक बच्चे का कमेंट ये भी था सर कि 2 घंटे प्लस की क्लासेस ली जाए, है ना। तो देख यार बेटा, एक बात ध्यान से समझ कि क्लास कितनी देर की है, टाइम जो है ना उस पे चीज़ें डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा या 2.5 घंटे पढ़ाऊंगा या 4 घंटे पढ़ाऊंगा तो उससे मतलब बहुत ही दुनिया इधर से उधर जाएगी, नहीं। आधा घंटा 1 घंटा बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि इफेक्टिवली अगर 1.5 घंटे का एक आपको लेक्चर मिल रहा है और वो इफेक्टिव है तो वो 1.5 घंटे का लेक्चर भी सफिशिएंट है, ठीक है। और जो जो चैप्टर में जितना PYQs है उसके बेसिस पे, उसके हिसाब से हमने क्या किया है, क्लास का ड्यूरेशन रखा हुआ है। जिसमें ज़्यादा PYQs मिलेंगे उसकी क्लासेस हो सकती है 2 सवा 2 घंटे की भी जाए, है ना। और जिसमें PYQs ही कम है, जैसे कि आज बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें PYQs के नाम पे बहुत ज़्यादा PYQs है नहीं, तो उसका लेक्चर थोड़ा कम ड्यूरेशन का भी रह सकता है। तो आप उसे एक तरह से वो बैरियर ना बनाएं कि यार सर 2 घंटे से कम का लेक्चर है, या वो ऐसा ना सोचे, ठीक है। जो जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता जाएगा उसमें उतना ज़्यादा, है ना, क्लासेस खिंचती हुई नजर आएंगी आपको, ठीक है। तो भाई बाइनोमियल थ्योरम, है ना, क्या होता है भाई, आपको आइडिया होना चाहिए सब लोगों को। जैसे कि a+b की होल पावर n होता है ना, तो उसका एक्सपेंशन अपन क्या करते हैं, NC0 a⁴n b⁴0, यहाँ से शुरू करते हैं। फिर NC1 a⁴n-1 b⁴1, ठीक है ना। NC2 a⁴n-2 b⁴2, ठीक है ना। यहाँ से शुरू होकर खेला चलता है, ठीक है। और खेला कहाँ तक जाता है, NCn-1 a⁴1 b⁴n-1 प्लस NCn a⁴0 b⁴n, ठीक है ना। यहाँ पे खास बात क्या है, बाइनोमियल मतलब दो टर्म सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, ठीक है। अभी इसको शॉर्ट में अपन क्या लिखते हैं, इसको शॉर्ट में अपन ऐसा भी लिखते हैं a+b की होल पावर n दैट इज इक्वल टू समेशन, ठीक है ना, r इक्वल टू 0 से लेके n तक, ठीक है ना। और यहाँ पे आता है NCr a⁴n-r और b⁴r, ठीक है ना। मतलब इस पूरी चीज़ को श्रिंक करके अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको पता ही होगा, अगर प्लस के b को अगर माइनस के b से रिप्लेस करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ इतना ही फ़र्क पड़ता है कि जहाँ जहाँ b की पावर ऑड आती है वहाँ वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाता है, जिसके लिए अपन बोल देते हैं -1 की पावर r आगे लगा दो, फिर NCr और a⁴n-r और b⁴r, ठीक है। यहाँ पे NC0 या बेसिक अगर देखा जाए तो NC0, NC1, NC2, ठीक है ना, यहाँ से लेकर के NCr तक ये सारे के सारे जो टर्म्स हैं, NCn तक के जो सारे के सारे टर्म्स हैं, ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स जो हैं इनको अपन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, है ना, ठीक है, ठीक है ना साहब। बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हैं NC0, NC1, NC2, NCn तक, ठीक है ना। खास बात क्या होती है, NCr का जो वैल्यू होता है अपना, ठीक है ना, NCr का जो वैल्यू होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n-r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। अब एक बच्चा बोलेगा सर PYQ सीरीज है, थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो। एक बेसिक बता रहा हूँ, जस्ट हल्का हल्का ना, किसी बच्चे ने मान लो नहीं पढ़ रखा है ना, तो उसके लिए ना इससे ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत नहीं है ना, इससे ज़्यादा थ्योरी की ज़रूरत नहीं है, इतना बेसिक पता होना चाहिए। उसके आगे आप क्रिटिकल थिंकिंग में अगर एक्सपर्ट हो आप फोड़ दोगे चैप्टर, कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। ये बात आपको अगर पता है तो, है ना। अब
सारा कोएफिशिएंट्स का अगर सम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देते हैं 1 से, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर मुझे सारे कोएफिशिएंट NC0, NC1, NC2 इन सब का सम चाहिए, है ना, टिल NCN तक, है ना, तो मैं क्या करूंगा, A और B की जगह 1 1 पुट कर दूंगा, तो सबका सम 2 टू द पावर n आ जाता है, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए। आओ करते हैं सॉल्व PYQs। तो ISI 2024 का ये सवाल है, ठीक है। ISI के पेपर में 2024 में ये सवाल देखा गया, ठीक है। चर्चा कर रहे हैं भाई ध्यान से समझना। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है लेट n ग्रेटर देन 1 एंड लेट अस अरेंज द एक्सपेंशन ऑफ दिस x की पावर हाफ प्लस 1/2 x की पावर 1/4 होल पावर n इन डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x, ठीक है ना। इसका जो एक्सपेंशन है उसको x की डिक्रीजिंग पावर्स के फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। मैंने कहा कर लेंगे, कोई बात नहीं। आगे कहता है सपोज द फर्स्ट थ्री कोएफिशिएंट्स इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। सपोज द फर्स्ट थ्री कोएफिशिएंट्स आर इन द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मान बोल रहा है कि स्टार्टिंग के जो 3 कोएफिशिएंट हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। Then the number of terms where x appears to be an integer power is। सबसे पहली चीज तो यार देखो ध्यान से समझो, अभी अभी पढ़ा है, ठीक है ना, अभी अभी पढ़ा है। एक्सपेंशन में a की पावर सबसे मैक्सिमम कहां पे रहती, फर्स्ट टर्म में, और b की पावर सबसे मैक्सिमम कहां रहती, लास्ट टर्म में, ठीक है ना साहब। अच्छा, अभी उसने बोला है आपको क्वेश्चन में कि अरेंज द एक्सपेंशन, let us arrange the expansion of this quantity in decreasing powers of x। x की पावर्स के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बेवकूफ बना रहा है साफ साफ, क्यों, x की पावर कितनी है, यहाँ पे हाफ है, और यहाँ पे x की पावर डिनोमिनेटर में कितनी है 1/4, ऊपर लेके आए तो x की पावर -1/4 जो है वो सेकंड टर्म में, और फर्स्ट टर्म में x की पावर 1/2 है। एक्सपैंड करोगे तो सबसे बड़ी पावर कौन सी टर्म में आएगी, पहली टर्म में। क्यों, सबसे पहली टर्म में क्या होगा, लिखा जाएगा NC0, ठीक है ना, और x की पावर 1/2 और उसकी पावर कितनी आएगी बेसिकली n, और सेकंड वाली टर्म की जो पावर आएगी वो आएगी 0, ठीक है ना। फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी। सेकंड वाली टर्म की पावर जितनी ज्यादा रखोगे x की पावर उतनी ही ज्यादा कम होगी, क्योंकि सेकंड वाली टर्म में x की पावर नेगेटिव है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको इसने बेवकूफ बनाया है ये बात लिख करके कि लेट अस अरेंज द एक्सपेंशन इन डिक्रीजिंग पावर्स ऑफ x। ज्यादा विचार करने वाली बात नहीं थी, आपको बस डायरेक्टली एक्सपैंड कर देना है। तो डायरेक्टली एक्सपैंड करूंगा अगर मैं, ठीक है ना, इवन मैं तो एक्सपैंड भी नहीं करूंगा, मैं तो ये सोचूंगा कि x की पावर हाफ यहाँ पे और यहाँ पे 1/2 x की पावर 1/4 की होल पावर n जो है, इसका एक्सपेंशन जो होगा वो मेरे अकॉर्डिंग होगा समेशन, ठीक है ना, r का वैल्यू 0 से लेकर के n तक, पहला कोफिशिएंट NCR, और दूसरे नंबर पे आएगा x की पावर हाफ, उसकी पावर n-r, और दूसरे नंबर पे आएगा 1/2 की पावर भी r, और x की पावर 1/4 ऊपर आएगा तो -1/4, तो x की पावर -1/4 और उसकी पावर r, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। अब एक बच्चा बोलेगा सर क्यों करेंगे सिंप्लीफाई, तो भाई सिंप्लीफाई करने के पीछे रीजन है ना, सिंप्लीफाई करने के पीछे क्या है, एक रीजन है ना। रीजन ये है कि हमें कुछ और भी जानना है इसमें ना। आगे चल के उसने बोला है देन द नंबर ऑफ टर्म वेयर x अपीयर्स विद एन इंटीजर पावर ऑफ x, है ना। इंटीजर पावर x की कहाँ कौन कौन सी टर्म में बनेगी ये अपने को बताना है। तो हम x की पावर्स को कंबाइन भी कर लेते हैं साथ में, जब इतना खर्चा हो ही गया मालिक, तो एक चिप्स के पैकेट में क्या मतलब, है ना, दुनिया थोड़ी ना बिक जाएगी। तो क्या करेंगे, NCR को एज इट इज आगे रखेंगे, ठीक है, और हाफ की पावर r जो है ना, इसको नीचे 2 की पावर r इसके NCR के अपॉन में लगा देंगे, ठीक है। और x की पावर यहाँ पे देखी जाए तो यहाँ पे x की पावर बन रही है n-r/2, है ना, और यहाँ पे x की पावर बन रही है माइनस का r/4। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में पावर्स क्या होंगी, अल्टीमेटली ऐड होंगी। तो n-r/2 और प्लस में माइनस का r/4, एलसीएम आया 4, 2 2 4, तो 2n-2r बनेगा, ठीक है ना, और माइनस r एज इट इज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n-3r/4 बन जाएगा। क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे आ गया इनटू में x की पावर 2n-3r/4, ठीक है। क्लियर ना। अब अगली बात, ठीक है, क्या करें, ये तो अपना एक्सपेंशन आ गया, मतलब बेसिकली सीधी बात जनरल टर्म आ गया इसका ना, है ना। ये क्या हो गया, इसका जनरल टर्म हो गया। अगर इसको सिर्फ अंदर वाले पार्ट को देखें तो ये जनरल टर्म हो गया TR+1। अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को, क्वेश्चन कह रहा है कि
फर्स्ट 3 कोएफिशिएंट्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्टार्टिंग के 3 कोएफिशिएंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे अगर एज इट इज एक्सपेंड कर दें तो, क्योंकि एज इट इज एक्सपेंड करेंगे तो एक्स की पावर कौन से मोड में रहेगी, डिक्रीजिंग मोड में रहेगी, और स्टार्टिंग के 3 टर्म तक तो रहेगी भाई, है ना। तो क्या करें, जो स्टार्टिंग के 3 कोएफिशिएंट होंगे, है ना, पहला कोएफिशिएंट क्या बनना चाहिए, यहां से सोच के बताओ। जब r का वैल्यू 0 डालेंगे तो nc0 अपॉन में 2 की पावर 0, ये पहला कोएफिशिएंट होगा। दूसरा कोएफिशिएंट क्या बनेगा, nc1 और 2 की पावर 1, ये दूसरा कोएफिशिएंट बनेगा। और तीसरा कोएफिशिएंट क्या बनेगा, nc2 2 की पावर 2, ठीक है ना। ये तीनों क्या है, आर इन एपी, ये तीनों के तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। ये तीनों के तीनों कोएफिशिएंट्स क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहां से अपन n की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। मिडिल वाला जो होगा उसका डबल, यानी 2 टाइम्स ऑफ nc1, nc1 का वैल्यू कितना होता है, nc1 का वैल्यू कितना होता है, n होता है, तो n अपॉन में 2 की पावर 1 यानी 2, दैट इज इक्वल टू, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट का सम nc0 का वैल्यू 1, तो 1 बाय 2 की पावर 0 1, प्लस में ये nc2 कितना होता है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, और 2 की पावर 2 ऑलरेडी नीचे है, तो 4 दूनी 8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करूं सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया भाई, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आ गया 8n, ठीक है ना, और प्लस में इधर सॉरी दैट इज इक्वल टू में यहाँ पे 8 और प्लस में n को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये n स्क्वायर माइनस n हो गया, 8n को इधर ले आए अपन, तो n स्क्वायर माइनस 8n और माइनस n, तो ये माइनस का 9n और प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर बन जाएंगे, एक तो n माइनस 1 और एक n माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। जब n का वैल्यू 1 ले तब तो कोई x की इंटीजर पावर बनेगी ही नहीं एक्सपेंशन में, तो भाई n इक्वल टू 1 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला है n 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। और n माइनस 8 को 0 के बराबर रखेंगे तो n का वैल्यू 8 आएगा, तो n का वैल्यू 8 ही सही आंसर है ना। अब n का वैल्यू 8 ही है अगर, तो कह रहा है देन द नंबर ऑफ टर्म्स वेयर x अपीयर्स विद एन इंटीजर पावर, जहां जहां पर x की पावर इंटीजर होगी वो टर्म बतानी है आपको। तो आप देखो पावर ऑफ x क्या है, पावर ऑफ x इन ईच टर्म या इन जनरल टर्म, ठीक है ना, जनरल टर्म में पावर ऑफ x क्या है ना। तो भाई जनरल टर्म जो है ना, बेसिकली अगर इसमें से जनरल टर्म निकालूं मैं tr प्लस 1, तो वो जाएगा ncr अपॉन में 2 की पावर r और x की पावर 2n माइनस 3r अपॉन में 4, है ना, यही है। तो पावर ऑफ x इन जनरल टर्म कितनी है, 2n माइनस 3r अपॉन में 4। अभी एक बच्चा बोलेगा कि r n की वैल्यू भी डाल दो सर, 8 डाल दिया तो यहाँ पे हो गया 16 माइनस 3r अपॉन में 4। ये पावर क्या चाहिए मुझे, ये पावर इंटीजर चाहिए। क्वेश्चन ने बोला कि ये पावर इंटीजर बननी चाहिए, तो r का वैल्यू 0 रखोगे तब भी इंटीजर बनेगी, क्योंकि 16 माइनस 0 अपॉन में 4 यानी 16 बाई 4 यानी 4 आ जाएगा, तो पावर इंटीजर, है ना। r का वैल्यू क्या रखें, 1 रखेंगे तो भी नहीं, तो इंटीजर नहीं बनेगा, 2 रखेंगे तो नहीं बनेगा, 3 रखेंगे तो नहीं बनेगा, 4 रखेंगे तो 3 4 12, 16 में से 12 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16 में से 12 जाएंगे, 4 बचेंगे, 4 अपॉन 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अपने को r का वैल्यू 4 रखेंगे तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि पावर इंटीजर है। तीसरी बात, है ना, तीसरी बात क्या है, अगर मैं r का वैल्यू ना, r का वैल्यू कहां से कहां तक रखता हूं, सोचो। अगर यहां पर n की वैल्यू कहां से कहां तक है, n की वैल्यू अपनी 8 है, मतलब r का वैल्यू 0 से लेकर 8 तक कुछ भी हो सकता है, तो 0 रखा तो बन गया, 4 रखा तो बन गया, तो सेम इंटरवल पे आगे भी बनेगा, कहां पे, 8 पे। तो अगर मैं 8 डालूं तो 3 इंटू 8 24 हो जाएगा, 16 में से 24 जाएगा -8, -8 में 4 का डिवाइड तो -2 आ जाएगा। तो r इक्वल टू 8 पर भी नेगेटिव पावर बन रही है ना, r इक्वल टू 8 पे क्या बन रही है, नेगेटिव पावर बन रही है, जो कि नेगेटिव इंटीजर है ना, पर इंटीजर तो है, इंटीजर तो है। तो r इक्वल टू 0 4 और 8 इन 3 वैल्यूज पर, है ना, पावर्स ऑफ x विल बी इंटीजर, है ना। फॉर r इक्वल टू 0 4 8 पावर ऑफ x विल बी एन इंटीजर, है ना। तो आपको क्या लगता है r की कितनी वैल्यू के लिए हुआ ऐसा, देन द नंबर ऑफ टर्म्स वेयर x अपीयर्स विद एन इंटीजर पावर इज, कितनी टर्म्स पे, r इक्वल टू 0 डालोगे तो एक टर्म, 4 डालोगे तो एक टर्म, 8 डालोगे तो एक टर्म, तो टोटल 3 टर्म्स पे क्या बन रहा है, ठीक है ना, क्या बन रहा है, पावर ऑफ x इंटीजर बन रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्या फर्क है, फर्क क्या है जेई के क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में क्या फर्क है, अगर स्लाइड सा थोड़ा ध्यान से सोचा जाए कि क्या डिफरेंस है, तो भाई इतना तो समझ में आएगा कि डिफरेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिविटी का है, ठीक है। या तो क्वेश्चन ऐसा होगा बिल्कुल लल्लू सा सवाल, या फिर क्वेश्चन में क्रिएटिविटी होगी और इस लेवल की होगी कि गलती करने के चांसेस अच्छे खासे हों। एक गलती करने का चांसेस यहां था,
जहाँ पे आप गलती कर सकते थे। आप इसको ऐसे सोचेंगे कि x की पावर पॉजिटिव ही हो, जबकि वो इंटीजर की बात कर रहा है तो नेगेटिव को भी कंसिडर करना है ना। तो कोशिश ये करनी है कि कहीं पे भी, क्योंकि क्वेश्चन में गलती करने का स्कोप हमेशा मिलेगा आपको ना, जो आपको नहीं करना है बस गलती नहीं करना है ना, ठीक है। सी दिस क्वेश्चन, या ASI 2016 का क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू 2 + √3 की पावर 4। अब ये क्वेश्चन पहले क्यों करवा रहा हूँ, सेम टू सेम एक और क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन पहले लेंगे, है ना। ये क्वेश्चन पहले क्यों लेंगे, ये कुछ समझाना चाहता है ना। सॉल्यूशन में ध्यान से समझते हैं ना। ये कह रहा है लार्जेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू दिस क्वांटिटी, है ना, यानी कुल मिला के कहना चाह रहा है कि इसका GIF निकालना है। इसका क्या निकालना है, GIF 2 + √3 की होल पावर 4 जो होगा ना, उसका GIF निकाल दो, क्या आएगा। तो मान लेते हैं सबसे पहला काम कि 2 + √3 की होल पावर 4 जो है ना, वो I + F के बराबर है। किसके बराबर है, I + F के बराबर है ना। फिर I स्टैंड्स फॉर इंटीजर, I तो बिलोंग करता है कहां से, इंटीजर्स में से, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स में से, ठीक है ना। और F जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1 फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट को। अच्छा ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। अब क्या करते हैं ना, एक छोटा सा काम सोचते हैं। क्या सोचते हैं सर, देख भाई, अगर 2 + √3 होल पावर 4 I + F है और मुझे निकालना है इंटीजर, तो मुझे इस F को हटाना है। अब इस F को हटाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल लगेगा, वो थोड़ा सा स्ट्रगल या थोड़ा सा जो पेन है उस पर चर्चा करते हैं। इसी के पैरेलल सोचेंगे कि 2 - √3 क्या होता है। 2 - √3 अपने आप में क्या है, तो एक बच्चा बोलेगा 2 - √3 मतलब 1.732। तो सर ये 0.2 समथिंग कुछ 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 आएगा ना। मैंने कहा ठीक है। और अगर मैं इसकी पावर 4 कर दूं तो क्या लगता है, 0 समथिंग कोई नंबर है, 0.2 है मान ले, उसकी पावर 4 करेंगे तो नंबर बढ़ेगा कि छोटा होगा, पावर बढ़ाएंगे। 0 और 1 के बीच के किसी भी नंबर की पावर आप इंक्रीज करते हैं ना, तो एक्चुअली में वैल्यू डिक्रीज होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि 2 - √3 की होल पावर 4 जो है ना, वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट कि 2 - √3 की होल पावर 4 को अपन क्या लेंगे, f' मानेंगे ना, ये लेट कर लेंगे अपन। ये अपन क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे ना, क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे। तो f' जो है अपना वो 0 और 1 के बीच में होगा ना। यानी हम क्या करते हैं ना, कुल मिला के जब 2 + √3 की होल पावर 4 के कुछ लार्जेस्ट इंटीजर नंबर इक्वल टू और लेस देन जो भी है पूछेगा, तो 2 - √3 को जरूर दुनिया में लेके आएंगे, ठीक है। इसका फायदा क्या है, फायदा ये है कि अगर मैं I + F + f' निकालूं, तो I + F तो आपको पता ही क्या है, I + F तो सर 2 + √3 की होल पावर 4 है। और मैंने कहा f' क्या है, तो उसने बोला कि सर 2 - √3 की होल पावर 4। तो इससे क्या होगा, 2 + √3 की होल पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4C0 2 की पावर 4 √3 की पावर 0 प्लस 4C1 2 की पावर 3 √3 की पावर 1 4C2, ठीक है, और 2 की पावर 2 √3 की पावर 2 4C3 2 की पावर 1 √3 की पावर 3, ठीक है ना, और 4C4 है ना, 2 की पावर 0 √3 की पावर 4, ठीक है साहब, ओके। फिर 2 - √3 की पावर 4 को भी एक्सपेंड कर देंगे, तो उसका एक्सपेंशन आएगा 4C0 2 की पावर 4 √3 की पावर 0 माइनस 4C1, क्योंकि जहां जहां √3 की पावर ऑड आएगी वहां पे नेगेटिव साइन आएगा, दैट्स वाई यहाँ पे पावर 1 आने वाली है, दैट्स वाई मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव साइन। 4C1 2 की पावर 3 √3 की पावर 1 4C2 प्लस का 2 की पावर 2 √3 की पावर 2 माइनस 4C3 2 की पावर 1 √3 की पावर 3 प्लस 4C4 2 की पावर 0 √3 की पावर 4। अब क्या करेंगे सर, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी भाई, ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अभी ये जो टर्म है ना 4C0 ये 1 हो जाता है, 2 की पावर 4 16 और ये अल्टीमेटली ये 16 ही होगा, और 16 ये और 16 ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे, ठीक है ना। ये और ये टर्म क्लब हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सेम टर्म है ना। ये और ये दोनों टर्म भी क्या हो जाएंगी, क्लब हो जाएंगे ना। 4C2 कितना होता है, 4 3 1 2, तो ये 6 हो जाता है। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 6 इंटू 4 24 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 24 इंटू 3 24 दिया 72, 72 का डबल 2 बार है, तो 144 यहाँ पे आ जाएगा। और इस टर्म के बारे में बात करते हैं, 4C4 कितना होता है, 1 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, √3 की पावर 4 यानी 9, 9 का डबल यानी 18 यहाँ पे आ जाएगा। तो 32 और 18 कितना हो जाएगा, 50, 50 और 144 दोनों मिला के कितने हो जाएंगे, 194। ये तो I + F + f' है ना।
अब i प्लस एफ डैश, ठीक है ना साहब, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन, है ना। अपने को तो इंटीजर निकालना है बड़े से बड़ा, है ना। f प्लस एफ डैश क्या हो सकता है? देखो भाई, f जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 था, f डैश जो था वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 था। दोनों को अगर जोड़े f प्लस एफ डैश, तो इधर 0 0 जोड़ दो, ये 0 हो जाएगा, इधर 1 प्लस 1 जोड़ दो, 2 हो जाएगा। दोनों का वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ होगा, तो दोनों का वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ होगा। और खास बात यह है कि i प्लस एफ डैश, इन तीनों का सम जो है वो एक इंटीजर आ रहा है। i तो एक इंटीजर है, ये है i क्या है, एक इंटीजर है। तो f प्लस एफ डैश, इन दोनों का सम जो होगा ये भी एक इंटीजर होगा, ठीक है ना। तो इंटीजर लाइंग बिटवीन 0 एंड 2 इज 1, ठीक है ना। इंटीजर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है ना, इज 0 एंड 2, दैट इज 1, ठीक है ना। 0 एंड 2 के बीच में जो इंटीजर आएगा वो 1 होगा, तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है ना। f प्लस एफ डैश दैट इज इक्वल टू 1 होगा, विच इंप्लाइज दैट इंटीजर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 194 माइनस 1 दैट इज 193। तो सिंपल भाषा में अपन क्या करते हैं ना, याद ही रख लेते हैं ये बात कि अगर 2 प्लस रूट 3 यहाँ पे पावर 4 है या पावर कुछ भी है, ठीक है ना, इतना सा सोचना है कि 2 माइनस रूट 3 का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो उसकी कोई भी पावर होगी उसका वैल्यू भी 0 1 के बीच में आएगा नेचुरल पावर के लिए, और उसको एफ डैश मानेंगे और इसमें जोड़ेंगे तो f प्लस एफ डैश 1 ही होगा एग्जैक्टली। तो 1 को रिमूव करेंगे और इंटीजर का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। यानी इन शॉर्ट यहाँ पे जो भी रिजल्ट आता है, इसका जो वैल्यू आता है उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। क्लियर? ये अपना एक क्वेश्चन होता है, ISI 2016 का ये क्वेश्चन था। तो 193 मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन को बेसिक क्यों लिया? क्योंकि सेम टू सेम एक क्वेश्चन ISI 2023 में देखने को मिला, ठीक है। ISI 2023 में उसने क्या बोला कि बॉक्स x जो है वो डिनोट कर रहा है लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x को। बॉक्स x किसको डिनोट कर रहा है? लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x को, ठीक है ना। तो आपको 9 प्लस रूट 80 की पावर 20 का बॉक्स यानी का GIF निकालना है, क्या होगा, है ना। तो सबसे पहली बात तो ये सोची कि अगर i प्लस एफ की फॉर्मेट में माने किसको, 9 प्लस रूट 80 की पावर 20 को, है ना, तो आप समझेंगे कि i इंटीजर, ठीक है ना, और f जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, तो दुनिया में जो f डैश आएगा वो 9 माइनस रूट 80 की पावर 20 होगा। आपको पता है ना, 9 माइनस 80 करेंगे रूट में, है ना। 9 क्या होता है? रूट में 81, उसमें से रूट में 80 माइनस करोगे क्या बचेगा? 0 पॉइंट समथिंग बनेगा। उसकी पावर 20 कर देंगे तो भी वो 0 और 1 के बीच में ही रहेगा ना। तो f डैश जो है वो 0 और 1 के बीच में है ना, ठीक है ना। इक्वल भी ना लगाएं तो ज्यादा सही है ना, ठीक है। तो अगर मैं i प्लस एफ डैश करूंगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा? 9 प्लस रूट 80 की होल पावर 20 प्लस 9 माइनस रूट 80 की होल पावर 20, ठीक है। ये तो वैल्यू आ गया सर। अब क्या करें? अब f प्लस एफ डैश का जो वैल्यू आएगा वो उधर फेंक के माइनस करवाना है, और f प्लस एफ डैश कितना होता है यहाँ पे? 1 ही होता है सर। 1 उधर फेंक के माइनस कराओगे तो इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 प्लस रूट 80 की पावर 20 प्लस 9 माइनस रूट 80 की पावर 20 माइनस 1, ये वैल्यू हो जाएगा उस इंटीजर का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो पूछ रहा है। मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जनरेट किया, उससे 2 प्रॉब्लम हमारे सॉल्व हो गए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे यार। ISI 2023 में ये क्वेश्चन देखने को मिला, साथ ही साथ एक और क्वेश्चन, ठीक है ना। ISI 2023 का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। आप बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हो और नंबर थ्योरी से भी कर सकते हो ना। अपन इसको बाइनोमियल थ्योरम से भी देखेंगे और आगे चल के हो सकता है नंबर थ्योरी से भी देखें, ठीक है। नंबर थ्योरी से आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। द नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस एडजेसेंट टू द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ 401 की पावर 50 इज 401 है और उसकी पावर 50 है ना। ये कह रहा है कि इसका एक्सपेंशन जो भी आएगा उसका जो यूनिट्स प्लेस होगा, उस यूनिट्स प्लेस के पास में कितने कॉन्जिक्यूटिव जीरो आ रहे हैं उनका नंबर बता दो। कैसे सोचे? बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। कैसे आसान है सर? कैसे कह सकते हो सर आप आसान है? सुन बेटा ध्यान से। 401 है, इसको 400 प्लस 1 बोल दे और पावर कितनी कर दे? 50। अब क्या सोचूं? अब एक्सपैंड कर दे बाइनोमियल थ्योरम से। कर दिया सर। सबसे पहला टर्म आएगा 400 की पावर 50, फिर आएगा 50 C1 400 की पावर 49
1 की पावर कुछ भी लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 50C2, ठीक है, 400 की पावर 48 एंड सो ऑन चलेगा ये, है ना। फिर 50C48, ठीक है ना, 400 की पावर 2 और 1 की पावर कुछ भी, है ना, प्लस 50C49, ठीक है ना, और 400 की पावर 1 और सबसे लास्ट में 50C50 400 की पावर 0, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्सपेंशन आ गया, ठीक है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी अगली बात मैं बोलने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुने आप लोग, है ना। यहां से लेकर के यहां तक सारे टर्म्स में 400 की पावर 2 कॉमन आ सकता है। यहां से लेकर के यहां तक सारी टर्म्स में, यहां से लेकर के यहां तक 400 की पावर 2 तो आएगा कॉमन, ठीक है ना। यहां पे 400 की पावर 48 से शुरू होगा, 400 की पावर यहां पे बचेगा 47 एंड सो ऑन चलता रहेगा। यहां पे 50C48, 50C48, ठीक है ना, 400 की पावर 2 तो कॉमन ले लिए, यहां पे कुछ नहीं बचेगा ना, इतना ही बचेगा, ठीक है। प्लस यहां पे 50C49 का वैल्यू 50 आएगा, मल्टीप्लाई में 400 है और प्लस में 50C50 का वैल्यू 1 है ना। अब यार 400 का पावर 2 क्या होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो, और अंदर वाले पूरी चीज को मैंने k मान लिया थोड़ी देर के लिए ना, ठीक है। प्लस में ये जो नंबर बना 400 इंटू 50, 3 जीरो ये और 4 पंजे 20, ये कुछ 20,000 के आसपास बना और प्लस में 1 आया, ठीक है। अब 1,60,000 के मल्टीप्लाई में आपके पास में k है, ठीक है ना। आगे चल के आप उसमें 20,001 जोड़ेंगे, ठीक है ना, इन दोनों को ऐड किया मैंने तो 20,001 बना, ठीक है। ये नंबर इसमें जुड़ेगा, ठीक है। k का वैल्यू आप कुछ भी सोच के चल, k का वैल्यू आप कुछ भी सोच के चलो, ठीक है। वो जब एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होगा जिसके लास्ट में 4 जीरो हैं, तो जो अल्टीमेटली प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट के लास्ट में 4 जीरो तो हमेशा आएंगे। और ऐसा नंबर, ठीक है ना, ऐसा नंबर, ठीक है ना, जिसके लास्ट में 4 जीरो आ रहे हैं, उसमें 20,001 जोड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पे 1 आएगा, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे 0, यहां पे क्या गारंटी है कि 8 आ सकता है। तो मैंने लास्ट वाले इस टर्म को और सॉल्व किया था। इस टर्म को जब मैंने और सॉल्व किया तो मुझे पता चला कि 1 जीरो और आ जाएगा। यहां पे कैसे आ जाएगा, 50C48 के बारे में सोचते हैं ना, क्योंकि यहां पे 400 की पावर 1 आ रही होगी किसी टर्म में ना, तो 50C48 का वैल्यू कितना होता है, 50 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे 25 के आसपास है ना। 25 इंटू 49 करेंगे, क्या लगता है क्या बनेगा, और फिर उसमें 16 का मल्टीप्लाई और करना है। 4 जीरो तो है ही, ये 16 जब इस 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 जीरो बनाएगा, तो अल्टीमेटली इससे पहले भी 2 जीरो है अल्टीमेटली, तो जब ऐड करेंगे तो यहां पे 2 आएगा और सबसे लास्ट वाले डिजिट के एक्चुअली लेफ्ट में 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस आएंगे। कितने जीरोस आएंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस है ना। इन शॉर्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरोस, 3 consecutive zeros will be there है ना, with units digit, ठीक है ना। 3 आएंगे भाई, 3 आएंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप सो आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं भाई आगे, है ना, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। ये ISI 2023 में, मतलब ISI 2023 में भाई एक तो क्वेश्चन ये आया और एक क्वेश्चन ये आया, 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, जो बाइनल थ्योरम से बन रहे थे ना। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ISI 2019 है ना, क्या कहता है भाई क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 10, n ग्रेटर देन इक्वल टू 10 के लिए नंबर ऑफ इंटीजर्स बताने हैं सच दैट ये जो प्रोडक्ट है nc10 और n+1c10 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, है ना, 2 तरीके मतलब दोनों में से एक तरीका है जिससे 0 आंसर आएगा और एक तरीका है जिससे B आंसर आएगा। सही कौन सा है 1 आंसर जिसमें आएगा ना, B ऑप्शन जिसमें आंसर आएगा वो सही तरीका है ना। अब आप बोलोगे सर हम कैसे जज करें, हम कैसे सोचें, तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज पे काम करने की जरूरत पड़ती है अल्टीमेटली, है ना।
तो क्या कर सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन सॉल्व करना ऐसे शुरू किया कि NC10 बेसिकली अगर ऐसा लिखा होता है ना, तो वो उसका मतलब होता है NC, है ना, यहाँ पे R होता है तो NCR होता है ये ना, ठीक है। चलिए ना, है ना, N चूज 10, ठीक है। अच्छा, NC10 और उसके मल्टीप्लाई में क्या है, उसके मल्टीप्लाई में है N+1C10, है ना। इसको सिंप्लीफाई करना है साहब, तो क्या करें, NC10 को एज इट इज रखते हैं, है ना। NC10 क्या होता है, N फैक्टोरियल अपॉन में N-10 का फैक्टोरियल और 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। और N+1C10 है, उसको थोड़ा सा ओपन कर लिया मैंने ना। कैसे ओपन कर लिया, N+1 फैक्टोरियल ऊपर आना था, ठीक है ना, और नीचे क्या आएगा, N+1 - 10 का फैक्टोरियल, ठीक है ना साहब, और नीचे आए और मल्टीप्लाई में आएगा 10 फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या करूं, अब N+1 को एक स्टेप ओपन कर लो और इसको एक स्टेप ओपन कर लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर, तो भाई N फैक्टोरियल अपॉन में N-10 का फैक्टोरियल और 10 का फैक्टोरियल एज इट इज इंटू N+1 फैक्टोरियल का N+1 अलग किया, तो यहाँ पे N फैक्टोरियल बचा, ठीक है ना। लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं ना, N फैक्टोरियल इंटू N+1 को N+1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं एज इट इज। N+1 - 10 फैक्टोरियल था, उसको उसका N+1 - 10 अलग किया, है ना, और फिर एक कम करेंगे तो वो N-10 फैक्टोरियल बन जाएगा और 10 फैक्टोरियल। अब ये दोनों चीजें सेम टू सेम दिख रही है, ये और ये, है ना। तो क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बेसिकली ये NC10 है और ये भी NC10 है ना, ठीक है ना साहब। तो बेसिकली ये दोनों मिलके मल्टीप्लाई होके NC10 का परफेक्ट स्क्वायर तो यहाँ बन गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या बचा, N+1 अपॉन में N-9, प्लस का 1 माइनस का 10, तो क्या बचेगा, -9। तो N+1 अपॉन में N-9 बच गया साहब, है ना। ये क्वांटिटी तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये क्वांटिटी तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है साहब, ठीक है। दिस शुड बी परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां से दो कंडीशन आती है आपके पास में ना, ठीक है। कुछ बच्चों ने, है ना, एक कंडीशन दो सिचुएशन है आपके पास में, और बहुत माइन्यूटली वर्क करेंगे तो आंसर आ जाएगा सही, है ना। और अगर मोटा मोटा काम करके देख लिया तो फिर आंसर नहीं आएगा ना। मैं बताता हूं कैसे। दो तरीके हैं यहाँ पे, दो थॉट है ना। पहला थॉट कि N+1 अपॉन में N-9, है ना, ये इंटीजर कब होगा, N की वो वैल्यूज निकाल लो। ये क्वांटिटी इंटीजर कब होगी, N की वो वैल्यूज निकाल लो। निकाल लिया सर। फिर उन वैल्यूज में से आपके पास में बहुत सारी वैल्यूज आएंगी ना, अल्टीमेटली 8-10 वैल्यूज जो भी आएंगी, हाँ, वो वैल्यूज आ जाएंगी आपके पास में। क्योंकि आप इसको क्या करोगे, आप ऊपर N-9 + 10 अपॉन में N-9 लिखोगे, है ना, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कट के क्या आ जाएगा, 1 + 10 अपॉन में N-9। फिर आप बोलोगे कि 10 के कितने डिवाइजर होते हैं, तो 10 के डिवाइजर होते हैं +-1, +-2, +-5 और +-10, है ना। तो आप इंडिविजुअली सबको N-9 के बराबर करोगे, तो यहां से N का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10,8, ठीक है ना। और यहाँ पे आएगा 11,7, यहाँ पे आएगा 14,4 और यहाँ पे आएगा 19,1, ठीक है ना। एक सेकंड, क्या 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 गलती कर रहे हैं, +9 +10 19 प्लस का और माइनस का 1, ऐसा आएगा। -9 इधर आया तो +9, ठीक है। करेक्ट। हाँ, ये वैल्यूज आए इनके, है ना। अब ये वैल्यूज आने के बाद में क्या करेंगे आप, N की एक वैल्यू रख के देख लेंगे कि क्या कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये क्वांटिटी परफेक्ट स्क्वायर है। तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जिसके लिए परफेक्ट स्क्वायर आए, है ना। तो इसके हिसाब से 0 आंसर हो गया। लेकिन 0 आंसर नहीं है भाई, है ना, 0 आंसर नहीं है। इसको आपको दूसरे तरीके से सोचना है ना, कैसे सोचना है सर, आपको मान लेना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ना। आपको ये मान लेना है कि N+1 अपॉन में N-9 दैट इज इक्वल टू P² अपॉन Q² है। ये कोई एक रैशनल नंबर का स्क्वायर है, ऐसा मानना है, ठीक है ना। रैशनल नंबर का स्क्वायर क्यों मानना है सर, अगर इसका वैल्यू कोई रैशनल नंबर का स्क्वायर बन सकता है तो उस दशा में यह भी पॉसिबिलिटी है कि जो डिनोमिनेटर बने, वो डिनोमिनेटर यहां पे जो क्वांटिटी बनेगी ना उससे कैंसिल हो जाए, तब परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर मानेंगे, है ना। बहुत सही। हाँ, तो क्या करें, इसको P² अपॉन Q² मान लिया। PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है।
और पी और क्यू का जीसीडी कितना है 1, ऐसा करके मान लिया। तो हमने n+1 जो है उसको के पी स्क्वायर के बराबर लिखा और n-9 को के क्यू स्क्वायर के बराबर लिख दिया, ठीक है। अब क्या होगा सर, तो माइनस प्लस माइनस, ये n से n कैंसिल, +1 +9 तो प्लस के 10 हो गए और के दोनों में से कॉमन लेके पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बना लिया। अगले स्टेप में 10 को है ना ब्रेक कर लिया 1 × 2 × 5 के फॉर्मेट में, और यहाँ पे के ब्रैकेट में p + q और p - q बनेगा। अब आप जानते हैं कि p + q और p - q दोनों का डिफरेंस जब निकालते हैं तो 2q आता है, जो कि एक इवन क्वांटिटी है, यानी इन दोनों का डिफरेंस इवन है। या तो ये दोनों ऑड होंगे या ये दोनों इवन होंगे, है ना, एक साथ, या तो दोनों ऑड या दोनों इवन, है ना। कोई एक इवन और कोई एक ऑड हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा लोगे तो फिर इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी पी और क्यू की। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि p + q और p - q या तो दोनों ऑड या दोनों इवन, लेकिन दोनों को तो इवन नहीं बना सकते अपन, है ना। तो ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये 2 तो k के पास जाना ही है, तो तय है। 1 और 5 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो इन दोनों में ना, तो p + q बड़ा होगा, p - q छोटा होगा, ये तो सब जानते हैं। तो k = 2, p + q = 5 और p - q = 1 बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा q से q कैंसिल करके कि p का वैल्यू 3 आएगा, q का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है ना साहब। अच्छा सर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि n+1 अपॉन में n-9 जो है ना, उसका वैल्यू 3² के बराबर आ जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 9/4, 4 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n + 4 दैट इज इक्वल टू 9n - 81, है ना। तो 4n उधर जाके 9n में से माइनस होगा तो 5n बचेगा, इधर 81 इधर आके प्लस का 81 और 4 85। क्या लगता है n का वैल्यू कितना आया, ठीक है ना। तो 5n दैट इज इक्वल टू 85, तो ये यहां से n का वैल्यू आ जाएगा 17, n का वैल्यू भाई 17 आ जाएगा। n = 17 पर ये क्वांटिटी तो परफेक्ट स्क्वायर बन सकती है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो अल्टीमेटली ओवरऑल भी परफेक्ट स्क्वायर बनना पड़ेगा। लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल होना चाहिए। इसको इंश्योर करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि n = 17 पे क्या हालात रहेंगे ना। n = 17 पे यहाँ पे 17c 10 का स्क्वायर होगा और मल्टीप्लाई में यहाँ पे जो था, यहाँ पे कितना था, n+1 अपॉन में n - 9 ना, तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे तो 17 + 1 अपॉन में 17 - 9, है ना। तो 17c 10 कितना होगा भाई, 17c 10 17c 7 के बराबर होगा। 17c 7 क्या होगा, 17 16 15 14 13 12 11 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7, है ना, उसका स्क्वायर है ना। और मल्टीप्लाई में 17 + 1 18, 18 की अपॉन में 17 - 9 कितना बचेगा, 17 में से 9 गए तो कितने बचे भाई, 8, 2 से कैंसिल करके 4 यहाँ पे 9 यहाँ पे, है ना। अब ये 4 कट जाना चाहिए भाई, इसका इंश्योर कर दो मुझे बस। 2 और 4 से इसको काटा मैंने, 4 से 12 को 3 बार, 2 से 14 को 7 बार, 7 से 7 को कैंसिल कर लिया, 3 से 6 को 2 बार, 2 से 16 को 8 बार, है ना, 3 से 15 को 5 बार, 5 से 5 कैंसिल कर दिया, डिनोमिनेटर पूरा कट गया। ऊपर अभी भी न्यूमरेटर जो है ना वो 8 का मल्टीपल है। जब न्यूमरेटर 8 का मल्टीपल अभी भी है और उसका स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर जो होगा वो 64 का मल्टीपल होगा, तो उसमें 4 का डिवाइड तो चला ही जाएगा, तो डिनोमिनेटर में तो भाई कुछ भी नहीं बचना n = 17 पे। तो भाई n = 17 पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। होप्स आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ISI 2019 में एक और सवाल आया था, है ना। अब देखा जाए तो सर ये वाला क्वेश्चन था, ये ISI 2019 का था, और अभी जो क्वेश्चन दिखाया वो भी ISI 2019 का है। तो क्या सर 2 क्वेश्चन ISI 19 में आए थे, बिल्कुल 2 क्वेश्चन आए थे। तो आप ये समझिए कि भाई 2 क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। जब आते हैं तब 2 आ जाते हैं, पर पता चला कि 23 और 19 के बीच में किसी साल में ना आया तो भी कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आएंगे तब 1 या 2 सवाल जरूर आएंगे, है ना। तो अपन किसी टॉपिक को छोड़ के नहीं चल सकते भाई, है ना, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई इसको, क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट द इंटीजर्स AI, है ना, ये लिखा हुआ है AI, ठीक है, फॉर I जो है वो 0 से लेके 54 तक है ना, बी डिफाइंड बाय द इक्वेशन 1 + x + x² की पावर 27, ठीक है।
दैट इज इक्वल टू a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 सो ऑन a54 की पावर a54 x की पावर 54, ठीक है ना, ये पूरा एक्सपेंशन है इसका। तो हमें बोल रहा है कि a0 प्लस a3 प्लस a6 प्लस a9 से लेकर के a54 इक्वल टू क्या आएगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो गैप कितने कितने का है, 3 लोगों का है ना, 3 का टेबल चल रहा है ना, 0 3 6 9 है ना, सो ऑन, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो क्यूब रूट यूनिटी पे थोड़ा सा काम करेंगे ना। ये बोल रहा है हमें इनडायरेक्टली कि क्यूब रूट यूनिटी पे काम करो। उसके दो संदेश हैं, एक यहाँ से संदेश दिख रहा होगा 1 माइनस एक्स क्यूब का या एक्स क्यूब माइनस 1 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो x माइनस 1 पहला फैक्टर आता है और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आता है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो दिख रहा है ना, वो इस बात की गवाही दे रहा है कि कहीं ना कहीं क्यूब रूट यूनिटी लगा दो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि 3 का जो गैप आ रहा है ना, वो भी इसी चीज की बात कह रहा है कि भाई क्यूब रूट यूनिटी ही हूं मैं। तो आप सोचो तो सही। तो हमने क्या किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 27 जो लिखा हुआ था ना, ठीक है ना, इसमें सोचना शुरू किया साहब। क्या करना शुरू किया, सोचना शुरू किया। ये जो है a0 प्लस a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस a4 x की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना। a52 x की पावर 52, a53 x की पावर 53 और a54 x की पावर 54 है ना, ये लिखा हुआ था। मैंने क्या किया, मैंने सीधा सा काम किया, मैंने लिखा पुट x इक्वल टू 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। पहले 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 3, 3 की पावर 27, ये तो किसके बराबर हो जाएगा, वैल्यू 1 डालेंगे सब जगह ना, तो ये वैल्यू हो जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, ठीक है ना साहब, से लेकर के a52 a53 और a54 इन सब का सम हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने ओमेगा डाला x की जगह पे, है ना, x की जगह ओमेगा डालूंगा तो 1 प्लस x की जगह ओमेगा और x स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि जब हम 1 का क्यूब रूट निकालते हैं ना, ठीक है ना, क्यूब रूट यूनिटी निकालते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, तो 3 रूट निकल के आते हैं। एक तो होता है 1, एक होता है ओमेगा और एक होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। इन तीनों का सम क्या होता है, 0। तीनों का प्रोडक्ट कितना होता है, 1, ठीक है। तीनों का प्रोडक्ट मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यूब, है ना, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तीनों का सम क्या होता है, 0 होता है, ठीक। तो जहां पे भी ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल मिलेगी, वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जैसे मैंने ओमेगा डाला भाई, इस पूरे इक्वेशन में ओमेगा डाला, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू तो 0 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू पहला टर्म a0 रहेगा क्योंकि उसमें ओमेगा आएगा ही नहीं। दूसरी टर्म जो रहेगी वो a1 ओमेगा रहेगी। तीसरी टर्म जो रहेगी a2 ओमेगा पावर 2 हो जाएगी। फिर थर्ड टर्म क्या होगी, a3 और ओमेगा का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। ओमेगा का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर a4 ओमेगा की पावर 4 बनेगा। ओमेगा की पावर 4 को क्या लिखें, उसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे। ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा, 1, तो उसको ओमेगा ही लिखेंगे। फिर a5 ओमेगा स्क्वायर बनेगा। फिर a6 ऐसे इट आएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। a52 बताओ, a52 3 का मल्टीपल है क्या, 3 का डिवाइड करो 52 में, 52 में 3 का डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 बचेगा 2, है ना, 3 7 जा 21 रिमाइंडर 1। तो a52 ओमेगा की पावर 1 बनेगा। a53 तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 2 बनेगा और a54 पे ओमेगा की पावर कुछ नहीं बनेगा क्योंकि वो 3 का मल्टीपल होगा तो उसको 1 कर देंगे। फिर x की जगह पे जब ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 2, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, तो ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर यानी ओमेगा की पावर 4। ओमेगा की पावर 4 क्या होगी, ओमेगा 3 तो हटा देंगे, ओमेगा का क्यूब हटा देंगे, ओमेगा की पावर 1 बच जाएगी। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे फिर से बनेगा, तो अल्टीमेटली उसका वैल्यू कितना आ जाएगा साहब, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा है नहीं तो यहाँ पे सॉरी एक्स नहीं है तो यहाँ पे a0 तो एज इट इज आएगा। फिर a1 x की पावर 1 में x की जगह पे ओमेगा स्क्वायर डालेंगे तो यहाँ पे a1 ओमेगा स्क्वायर बनेगा। नेक्स्ट वाले में a2 ओमेगा बनेगा, सोच के देख लेना। नेक्स्ट वाला a3 बनेगा, नेक्स्ट वाला a4 ओमेगा स्क्वायर बनेगा, a5 ओमेगा बनेगा, a6 एज इट इज आएगा एंड सो ऑन। a52 में ओमेगा स्क्वायर बनेगा, ठीक है, a53 में
ओमेगा बनेगा, A54 में कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ओमेगा की पावर 3 की मल्टीपल हो जाएगी जो कि 1 हो जाती है, ठीक है। अब क्या करें सर, ये सेकंड इक्वेशन है भाई और ये थर्ड इक्वेशन है, तीनों को जोड़ लेते हैं, है ना, तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों इक्वेशंस को जोड़ लिया, ठीक है ना। तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू, है ना, A0 प्लस A0 प्लस A0 कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स A0, ठीक है, 3 टाइम्स A0। यहां पे तीनों में से A1 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब एक बच्चा बोलेगा सर आप ही ने तो अभी बताया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है सर, लर्निंग है आज की, है ना। और ओमेगा क्यूब कितना होता है, ये 1 होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। फिर इन तीनों में से A2 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी कितना होता है, 0 ही होता है। फिर A3 प्लस A3 प्लस A3 कितना हो जाएगा, 3A3। फिर अगले वाला क्या होगा, A4 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। A5 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा एंड सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है ना। A52 के साथ क्या आएगा, वही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। A53 के पास में क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और A54 एज इट इज कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अरे 3 टाइम्स A54। अब क्या करूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 करेंगे तो ये टर्म 0, 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 है ना। तो बचेगा क्या, 3 की पावर 27 दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स A0 प्लस 3 टाइम्स A3 प्लस 3 टाइम्स A6 एंड सो ऑन 3 टाइम्स A54। सब में से 3 कॉमन ले लेंगे, सब में से क्या ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर 27 एज इट इज, ठीक है, सब में से 3 कॉमन ले लिया, A0 प्लस A3 प्लस A6, ठीक है ना, सो ऑन A54। तो 3 इधर जाके डिवाइड में आएगा तो 3 की पावर 27 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 3 की पावर 26 बचेगी, दैट इज A0 प्लस A3 प्लस A6 सो ऑन A54, ठीक है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट मानेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट मानेंगे साहब, है ना, क्लियर, ठीक है, बढ़िया सवाल है ना। चलिए ISI 2019 का ये सवाल था, ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, 1 सेकंड का वेट करिए। चलिए ISI 2011 का सवाल है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब एक बच्चा बोलेगा सर लास्ट क्लास में CMI भर दिया था, इस क्लास में ISI। तो देखो CMI में अगर देखा जाए तो बाइनोमियल थ्योरम के बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आए हैं, CMI में बाइनोमियल थ्योरम के बहुत ज़्यादा सवाल डायरेक्टली नहीं आए हैं, ठीक है। तो वो जो कम क्वेश्चन आए हैं वो कम ही डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। चलिए, एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल f of x दैट इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स की होल पर n, ठीक है। ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल f of x को 2 प्लस एक्स की होल पर n के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करिए, कर देंगे। और आगे क्या करें, एज f of x दैट इज इक्वल टू c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब एंड सो ऑन cn x की पावर n, ठीक है, इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। अगर j इक्वल टू 0 से लेके n तक समेशन cj लगा दे तो आंसर आ रहा है 81। देन द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट cj ऑफ f क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट cj ऑफ f क्या हो जाएगा, है ना, इस पे चर्चा करनी है, करते हैं चर्चा, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज तो अपन ऐसा सोचते हैं भाई, है ना, कि 2 प्लस एक्स की होल पावर n है, एक्सपेंड कर दो, कर देते हैं साहब, है ना। तो देखो सोल्यूशन में सबसे पहली चीज तो ये है कि 2 प्लस एक्स की होल पावर n है ना, उसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आएगा nc0, है ना, 2 की पावर n x की पावर 0, nc1 2 की पावर n माइनस 1 x की पावर 1, nc2 2 की पावर n माइनस 2 और x की पावर 2, nc3 2 की पावर n माइनस 3 x की पावर 3 एंड सो ऑन चलेगा कहाँ तक, ncn 2 की पावर 0 x की पावर n, यहाँ तक चलेगा। मैंने कहा ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है भाई, सुन के अच्छा लगा। अब क्या करें, अब उसने बोला कि जो जो कोएफिशिएंट है ना उनको देख लो। मैंने कहा कोएफिशिएंट को देख लेते हैं, सम ऑफ कोएफिशिएंट या फिर समेशन j इक्वल्स टू 0 से लेके n तक cj, इन सब का सम क्या होगा। तो भाई कोएफिशिएंट जो है ना, फर्स्ट कोएफिशिएंट ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाली चीज, दिस इज c0, ये जो चीज दिख रही है ये क्या है, दिस इज c1,
ये जो चीज दिख रही है दिस इज C2, ओके। ये चीज क्या है C3, और ये चीज क्या है CN, ओके। और इन सब का सम जो है वो 81 गिवन है ना, ठीक है। सोचते हैं तो NC0 2 की पावर n प्लस NC1 2 की पावर n माइनस 1 प्लस NC2 2 की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन टिल NCN 2 की पावर 0 हो जाएगी, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। दैट इज इक्वल टू 81 है साहब, ठीक है ना साहब। दैट इज इक्वल टू क्या है 81 है। अब n का वैल्यू कितना ले कि सबका सम 81 हो जाए, थोड़ा सा क्रिएटिविटी है। अपन यहां सोच सकते हैं भाई कि अगर मान लो n का वैल्यू 5 ले लूं, इफ n इज इक्वल टू 5 है ना, तो एक बच्चा बोलेगा सर n इक्वल टू 5 ले लें तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा यार 5 नहीं, ऐसा सोचते हैं अपन कि n इज ग्रेटर देन 6 हो तो क्या होगा। तो ये जो सम है ना उसका पहला टर्म, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं आप लोगों को और दिख जाए अच्छे से, NC0 होता है 1 है ना, तो ये पहला टर्म है 2 की पावर n, दूसरा टर्म है n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, तीसरा टर्म है n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 3 एंड सो ऑन ना, NCN हो जाता है 1, दैट इज इक्वल टू 81 है ना। अब भाई सिंपल सी बात ये है कि ये जो 2 की पावर n है ना, इसको 81 से छोटा होना ही पड़ेगा ना। दिस इंप्लाइज दैट 2 की पावर n इज लेस देन 81। ऐसा कब होगा, कब होगा। n की वैल्यू अगर मैं 7 रखूंगा तो 2 की पावर 7 128 हो जाता है, जो कि 81 से बड़ा हो जाता है, तो वो अपने को नहीं करना। तो ये इंप्लाई करता है भाई कि n इज लेस देन इक्वल टू 6, n 6 है उससे छोटा है, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। n क्या है 6 है उससे छोटा है, तो क्या करें, n इक्वल टू 6 रखो, 5 रखो, 4 रखो, क्या आंसर आता है चेक करते हैं ना, ठीक है। तो इफ n इक्वल टू 6 तो क्या होगा, वेल सारी सीक्वेंस लिख देते हैं, 6C0 2 की पावर 6, 6C1 2 की पावर 5, 6C2 2 की पावर 4, 6C3 2 की पावर 3। उससे आगे लिखा ही नहीं मैंने यहाँ सोचा कि 6C1 कितना हुआ 6, 2 की पावर 5 कितना हुआ 32, 32 इंटू 6 कितना हुआ 6 दूनी 12 2 1 6 3 18 192। तो ये अकेला टर्म हो गया, और बाकी एडिशन में जो है वो तो बहुत है। तो 6 तो नहीं हो सकता भाई, 6 तो नहीं हो सकता ना, 6 तो नहीं हो सकता, चलो है ना। तो विच इज नॉट पॉसिबल, दैट इज इक्वल टू 81 विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ठीक है ना साहब। हाँ तो इफ n इक्वल्स टू 5 डालेंगे तो क्या होगा, तो भाई 5C0 यानी 1 इंटू 2 की पावर 5 पहला टर्म होगा, फिर 5 इंटू 2 की पावर 4, फिर 5 4 1 2 2 की पावर 3, फिर 5 4 3 1 2 3 2 की पावर 2, ठीक है ना। फिर 5C4 हो जाएगा, उसका वैल्यू 5 होता है 2 की पावर 1, और फिर 1 दैट इज इक्वल टू 81 होना चाहिए। मैंने सोचा यार ये कितना हुआ 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 5 80 तो ये हो गया, 2 की पावर 5 32 ही हो गया, ये तो 81 से ज्यादा हो गया है ना, विच इज नॉट इक्वल टू 81 राइट, सो नॉट पॉसिबल। n इक्वल टू 5 भी पॉसिबल नहीं है ना, तो अब क्या करें, n इक्वल टू 4 चेक करेंगे है ना। इफ n इक्वल टू 4 तो क्या होगा, तो 4C0 2 की पावर 4, 4C1 2 की पावर 3, 4C2 2 की पावर 2, 4C3 2 की पावर 1, 4C4 2 की पावर 0 इक्वल टू 81 होता है। क्या चेक करते हैं, 4C0 1 हो गया, 2 की पावर 4 16 हो गया, 4C1 4 हो गया, 2 की पावर 3 8 हो गया, 8 32 हो गया, 4C2 6 हो गया, 6 इंटू 2 की पावर 2 4 24 हो गया, 4C3 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे 1 16 32 48 48 24 72 8 80 और 1 81, बिल्कुल सही बात है, ट्रू, ये ट्रू है ना, ये ट्रू है। इसका मतलब n इक्वल टू 4 ही है, n का वैल्यू 4 ही है ना। उसने बोला कि एक्सप्रेस दिस पॉलिनोमियल दिस वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो n का वैल्यू 4 आ गया। अब n का वैल्यू 4 के अलावा और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और भी कोई पॉसिबिलिटी है क्या, n इक्वल टू 3 पे सोचते हैं ना, n इक्वल टू 3 पे सोचते हैं ना, अगले पेज पे सोच लेते हैं है ना। इफ n इक्वल टू 3
इफ n इक्वल टू 3 होता तो क्या होगा, 3c0 2 की पावर 3, 3c1 2 की पावर 2, 3c2 2 की पावर 1, 3c3 2 की पावर 0 इक्वल टू 81 हो सकता है क्या? ये 8 हो गया, ये 12 हो गया, और ये तीनों दूनी 6 हो गया, और ये 1 हो गया। इन सब का सम लेस देन 81 है ना, तो n इक्वल टू 3 या उससे नीचे वाले पॉसिबल नहीं है। क्लियर? तो ठीक है ना, n लेस देन 3 है ना, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, तो यहां पे मैंने बोल दिया हेंस n इक्वल टू 4 इज द ओनली केस, इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है ना साहब? अब क्या करें सर, n इक्वल टू 4 आ गया सर, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है भाई देन द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट cj ऑफ f, इसका सबसे बड़ा कोएफिशिएंट क्या होगा? मैं तो कह रहा हूं पूरा एक्सपेंशन निकाल के फेंको यार, है ना, पूरा एक्सपेंशन निकाल लेते हैं। तो 2 प्लस एक्स की होल पावर 4 निकालो, क्या आएगा, है ना, 2 प्लस एक्स की होल पावर 4 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4c0 यानी 1 इंटू 2 की पावर 4 16, 16x 16 आएगा पहला टर्म है। दूसरा टर्म आएगा 4c1 यानी 4 इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू एक्स, है ना, तो जाएगा 32x। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 4c2 यानी 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4 24 x²। उसके बाद वाला टर्म क्या आएगा, 4c3 यानी 4 और 2 की पावर 1 x की पावर 3, 4 2 8 x³, और उसके बाद में 4c4 1 2 की पावर 0 x की पावर 4, तो x पावर 4, ये एक्सपेंशन आएगा। अभी क्वेश्चन कह रहा है देन द ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट cj ऑफ f इज, ठीक है ना, कुछ गलती की है क्या अपन ने, क्या लगता है? 81 अपना आया n इक्वल टू 4 पे, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट cj, तो cj है, तो cj की वैल्यू क्या होगी ना, 64 होगी, 16 होगी, 24 होगी या 32 होगी? तो भाई सबसे बड़ी वैल्यू तो यहाँ पे 32 दिख रही है यार मेरे को ना, 32 दिख रही है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है भाई, है ना, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, है ना, डी ऑप्शन ही है ना, हाँ डी ऑप्शन ही है, 32 करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, है ना। CMI 2015 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, बात कर लेते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन है बाय द बाइनोमियल थ्योरम √2 + 1 की होल पावर 10 जो होता है ना, उसको अपन ने ऐसा लिखा ना, ठीक है, अच्छा √2 + 1 की होल पावर 10 जो है ना, ठीक है ना, उसको अपन ने लिखा है सिग्मा i इक्वल्स टू 0 से लेके 10 तक ci और √2 की पावर i, जो √2 की पावर होगी वही वाला कांस्टेंट ci को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, राइट द वैल्यू ऑफ i फॉर विच ci √2 की पावर i इज द लार्जेस्ट अमंग 11 टर्म्स, है ना, जो भी इसके एक्सपेंशन में बेसिकली 11 टर्म्स आएंगी, सबसे बड़ी टर्म जो होगी ना उसके बारे में पूछना चाह रहा है, ग्रेटेस्ट टर्म, है ना। ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते हैं एक्सपेंशन में, है ना यार, ग्रेटेस्ट टर्म निकालने के लिए हम बोलते हैं कि भाई पहले मान लो इसका जनरल टर्म क्या होगा ना, तो पहले इसको वैसे लिख लेते हैं, ठीक है ना, बाद में जज कर लेंगे क्या आएगा ना। तो इसका जनरल टर्म के अकॉर्डिंग अगर इसको लिखें अपन, तो समेशन इसमें आएगा आर का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक, 10 तक, ठीक है ना, NCR या 10CR और √2 की पावर 10 - R, है ना। अपन R की वैल्यू निकालेंगे कि कौन सा R पे, है ना, फिर पता चलेगा कौन सी टर्म है, उसके हिसाब से जज कर लेंगे, ठीक है, कि आएगी कौन सी वैल्यू के लिए, है ना, ठीक है ना। चलो, तो ग्रेटेस्ट टर्म कैसे निकालते थे, इसकी जनरल टर्म ये है, तो मैं मान लेता हूं कि TR + 1 जो टर्म होगी और TR जो टर्म होगी ना, दोनों का रेशो निकालो, है ना, वो रेशो जब 1 से बड़ा कब है और 1 से छोटा कब है ना, ठीक है। तो TR + 1 क्या आएगा, तो आएगा 10CR + 1 अपॉन में नीचे 10CR, है ना, और यहाँ पे √2 की पावर 10 - R - 1 और नीचे आएगा √2 की पावर 10 - R, ठीक है ना। क्या लगता है, बड़े टर्म में √2 की पावर कम होगी, राइट, है ना, तो यहाँ से कैंसिलेशन करेंगे तो 1/√2 नीचे आएगा ना, तो नीचे 1/√2 आएगा, ठीक है। 10CR + 1 को एक्सपेंड किया तो 10 फैक्टोरियल, नीचे 10 - R - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है ना, और यहाँ पे R + 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
10 CR क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। अब क्या करें सर, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो भाई, ग्रेटर देन 1 के लिए ना। तो सोचा नहीं था इतना सॉल्व करना पड़ेगा। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 माइनस आर फैक्टोरियल को ओपन करेंगे एक स्टेप, तो नीचे 10 माइनस आर जो रहेगा ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 माइनस आर, और नीचे क्या हो जाएगा, आर प्लस 1 फैक्टोरियल को एक स्टेप ओपन करेंगे, आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, तो आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे आर प्लस 1 बचेगा। और इसके मल्टीप्लाई में इधर √2 है, ठीक है ना, दैट इज ग्रेटर देन 1 कब होगा ये सोच रहे हैं अपन, ठीक है। अच्छा, तो इस टर्म को जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव है उसको उधर फेंक देते हैं, 10 माइनस आर दैट इज ग्रेटर देन √2r प्लस में √2 है ना, तो √2 इधर आके माइनस होगा, 10 माइनस √2 दैट इज ग्रेटर देन, माइनस आर उधर जाएगा प्लस था, तो √2 प्लस 1, आर कॉमन ले लिया ना, तो आर इज बेसिकली 10 माइनस √2 अपॉन √2 प्लस 1 से छोटा ना। ये बच्चा बोलेगा अब क्या करूं सर, तो भाई अब रैशनलाइज करेगा तो सोचेगा कि क्या आएगा, है ना, रैशनलाइज करेगा तो सोचेगा कि क्या आएगा, 10 माइनस √2 अपॉन में √2 प्लस 1 था, रैशनलाइज किया इसको, √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो नीचे तो 1 आ जाएगा ना, 10 को √2 से करेगा 10 √2, 10 को माइनस 1 से -10, माइनस √2 को √2 से तो -2, माइनस √2 को माइनस 1 से तो प्लस का √2, तो 10 माइनस 10 और -2 माइनस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 11√2 हो जाएगा, और 11√2 माइनस 12 जो बन जाएगा, है ना, ठीक है ना। √2 का वैल्यू कितना होता है 1.41, उसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.41 और 1.41 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 1551, तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.41 हो जाएगा भाई, 15.41 हो जाएगा। क्या लगता है, क्या कर रहे हैं यार उसमें से कितना माइनस करना है, 15.41 हो जाएगा भाई, उसमें से 12 माइनस करेंगे तो 3.41 के आसपास बचेगा, तो आर का वैल्यू 3.41 से बड़ा होना चाहिए, नहीं छोटा होना चाहिए, ठीक है, आर का वैल्यू 3.41 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो कि टी आर प्लस 1 बड़ी टर्म हो और टी आर छोटी टर्म हो, ठीक है ना, तो उसके लिए आर को 4 या उससे बड़ा होना पड़ेगा, आर जो है ना वो 4 से छोटा बोल सकते हैं, हाँ 4 से छोटा बोल सकते हैं, आर का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। तो यार आर का वैल्यू 4 से छोटा क्या रखें, क्या सोचें, आर का वैल्यू 4 से छोटा क्या होगा, सोचा जाए, write the value of I for which ci √2 की पावर I is the largest among the 11 terms, ठीक है। अभी अपन एक और चीज सोच लेते हैं कि TR प्लस 1 का TR प्लस 2 के साथ रेशो भी देख लेते हैं ना, ठीक है ना, उसमें क्या रेंज आती है ना, ठीक है ना, ये तो अपनी रेंज आई गई है ना, TR प्लस 2 और TR प्लस 1 में देख लेते रेशो, ठीक है ना, ठीक है ना। इसमें रेशो में क्या होना चाहिए, या फिर ऐसा समझ लो कि TR प्लस 1 को ऊपर रखते हैं, मैं चाहता हूं TR प्लस 1 मेरी ग्रेटेस्ट टर्म बने ना, तो TR प्लस 1 में TR प्लस 2 का डिवाइड अगर मैं करूं तो TR प्लस 2 छोटी टर्म हो और ये बड़ी टर्म हो, तो ये बड़ी टर्म और ये छोटी टर्म हो, तो जब डिवाइड करूंगा बड़ी टर्म में छोटी टर्म का, तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, है ना, क्योंकि बड़े में छोटे का डिवाइड कर रहा हूँ। तो TR प्लस 1 अपन TR प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो TR प्लस 1 क्या हो जाएगा 10CR प्लस 1, ठीक है ना, या फिर एक्सपैंड ही कर दो डायरेक्ट, है ना, तो 10 फैक्टोरियल और नीचे R प्लस 1 फैक्टोरियल और 10 माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल, है ना, डिवाइडेड बाय TR प्लस 2 क्या हो जाएगा, कुछ तो गजब कर रहे हैं यार, कुछ तो गजब करे जा रहे हैं अपन, है ना, कुछ तो गजब करे जा रहे हैं, यहां से गलत करते हुए आ रहे हैं यार। TR प्लस 1 में क्या रखना चाहिए था, 10CR रखना चाहिए था यार कुछ जनरल टर्म को उल्टा उल्टा लेके चल रहे हैं। TR को मैं बोल रहा हूँ NCR, ठीक है ना, और √2 की पावर R, ठीक है ना, ठीक है ना साहब, √2 की पावर कितने माइनस R और 10 माइनस R, ठीक है ना, ये मैं TR को बोल रहा हूँ ना, TR ये है, तो TR प्लस 1 मतलब NCR प्लस 1 है ना, 10CR प्लस 1, ठीक है, TR मेरे लिए ये है, ठीक है, ओके, ये मेरे लिए TR है,
टी आर प्लस वन नहीं है ना, ठीक है। जनरल टर्म जो लेते हैं उसका थोड़ा सा मैंने अजीब किया है, ठीक है। अगली बात सोचते हैं, यहाँ पे आर का वैल्यू अपन 0 से लेकर के कहाँ तक लेके जाएंगे, 20 तक, 10 तक, सॉरी, ठीक है साहब। सुनो, टी आर प्लस टू क्या हो जाएगा, तो 10 सी आर प्लस टू हो जाएगा, तो 10 फैक्टोरियल, नीचे आर प्लस टू फैक्टोरियल, और 10 माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल, और रूट टू की पावर ऊपर तो क्या आएगी, 10 माइनस आर माइनस वन, और नीचे आएगी 10 माइनस आर माइनस टू, ना, ठीक है। ग्रेटर देन 1 चाहिए, सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्या करें, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, आर प्लस वन फैक्टोरियल से आर प्लस टू फैक्टोरियल को कैंसिल करेंगे, आर प्लस टू बचेगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 10 माइनस आर माइनस वन बचेगा, तो ये नीचे और ये ऊपर, तो आर प्लस टू ऊपर, 10 माइनस आर माइनस वन, यानी 9 माइनस आर बचेगा नीचे, ठीक है, 9 माइनस आर बचेगा नीचे। हाँ, बात तो सही है। और रूट टू की पावर कहाँ पे ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है ना, ठीक है ना, ये 9 माइनस आर है और ये 8 माइनस आर है ना, तो ऊपर रूट टू बचेगा, ग्रेटर देन 1। 9 माइनस आर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव ही होगा। आर का वैल्यू आप कहाँ तक, 10 तो नहीं रखोगे, 10 तो ऑफकोर्स सबसे छोटा टर्म हो जाएगा, है ना, तो 9 माइनस आर को इधर फेंकेंगे, तो यहां से पता चलेगा कि रूट टू आर प्लस टू रूट टू, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 9 माइनस आर, ठीक है। तो माइनस आर इधर आके प्लस आर कॉमन, रूट टू प्लस वन डिवाइड में, तो आर इज ग्रेटर देन 9 माइनस टू रूट टू, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय रूट टू प्लस वन, ठीक है ना। अब क्या करें, रेशनलाइज कर लो, तो नीचे तो 1 बन जाएगा, ऊपर रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 रूट 2 माइनस 9, ठीक है ना, रूट टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया 9 को, फिर माइनस टू रूट टू को रूट टू से करूंगा तो कितना आएगा, माइनस का 8 और माइनस माइनस प्लस का 2 रूट 2, तो 11 रूट 2 माइनस 17 आएगा। तो 11 रूट 2 को मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं तो यार यहाँ से नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है ना, तो इसको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो क्या मिलेगा अपने को, यही मिलेगा, आर का वैल्यू 4 से छोटा हो तभी मिलेगा। अब आर का वैल्यू 4 से छोटा क्या रखें यार, क्या रखें, 4 से छोटा क्या रखें, आओ जरा, अपने पास है रूट टू प्लस वन की पावर 10, ठीक है ना। अच्छा, और अपन जानना चाह रहे हैं क्या, अपन जानना चाह रहे हैं कि आई का वो वैल्यू जिसके लिए ये टर्म जो है वो लार्जेस्ट हो ना। तो अपन दो काम कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला काम, डायरेक्टली वो वाली टर्म निकाल लें, कौन सी वाली, थर्ड टर्म, क्योंकि अपने को एक चीज तो क्लियर है, एक चीज तो यहां से क्लियर है कि आर का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए। अब आर का वैल्यू 4 से छोटा यार क्या होगा, 4 से छोटा क्या होगा, 3 होगा, तो आर का वैल्यू 3 डालेंगे तो टी आर प्लस वन क्या हो जाएगा, T4 हो जाएगा। फोर्थ टर्म सबसे ग्रेटर टर्म होगी ना, फोर्थ टर्म सबसे ग्रेटर टर्म होगी, ठीक है ना। तो अब हम निकाल लेते हैं फोर्थ टर्म क्या होगी, आप फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हो। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी, 10C3, ठीक है ना। वैसे फोर्थ टर्म 10C3 होती है और अपन T0 से लेके चल रहे हैं, तो आर का वैल्यू 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म हो जाएगी यहाँ पे, या फोर्थ टर्म लेते हैं, 10C3 हो जाएगी, रूट टू की पावर 7, ठीक है ना, 1 की पावर लिखेंगे नहीं, 10 9 8 1 2 3, ठीक है ना साहब, और मल्टीप्लाई रूट टू की पावर 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 रूट 2, तो 2 से इसको 4 टाइम्स, 3 से 3 को 9 टाइम्स, 3 4 सा 12, 12 10 120, 120 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960, ठीक है, और रूट टू मल्टीप्लाई में ना 960 रूट 2 आ रहा है, 960 रूट 2 आ रहा है भाई। क्या लगता है 960 रूट 2 होगा, क्या लगता है 960 रूट 2 होगा? सोचते हैं, थोड़ा सा समय दिया जाए। अच्छा, एक काम और भी बढ़िया कर सकते हैं ना, ठीक है ना, सबसे बेस्ट, क्योंकि देखो यार इसमें इतना उलझने वाला सिस्टम था नहीं, अपन इसको डायरेक्टली भी एक्सपेंड कर सकते थे, पावर ज्यादा नहीं है ना, पावर 10 ही है ना, पावर 10 ही है ना, पावर 10 ही है, तो अपन क्या कर सकते हैं ना, एक्सपेंड कर लेते हैं यार, है ना। सबसे पहला टर्म आएगा, एक्सपेंशन कर लेते हैं ना, एक्सपेंशन, ठीक है, क्योंकि इसमें जज कर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। तो एक्सपेंड करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 10C0 सबसे पहला टर्म, तो वो हो जाएगा 1,
रूट टू की पावर 10 हो जाएगी, मतलब हो जाएगा 32। दूसरा टर्म हो जाएगा 10c 1 यानी हो जाएगा 10 इंटू रूट टू की पावर 9 यानी हो जाएगा वो 16 रूट 2। फिर 10c 2 हो जाएगा 10 9 1 2 45 इंटू रूट टू की पावर हो जाएगा 8 यानी 16। प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 10c 10c कितना हो जाएगा 10c 0 10c 1 10c 2 10c 3 है ना, तो 10 9 8 1 2 3 3 से 3 बार 2 से 4 बार 4 3 12 है 120 120 इंटू रूट टू की पावर कितनी हो जाएगी भाई 7 0 1 2 3 ठीक है। फिर 4 10c तो इसमें 7 लगा देंगे, इसमें नीचे 4 लगा देंगे, 4 से 4 उड़ा देंगे, 7 21 दहाई 210 210 इंटू रूट टू की पावर 6 हो जाएगा। फिर इसमें 6 लगा देंगे, इसमें 5 लगा देंगे, 5 से 10 को 2 बार काटेंगे, 2 तिया 6 6 इंटू 6 36 36 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 6 42 2 4 7 3 21 एंड 4 252 252 हो जाएगा ना 252 रूट टू की पावर 5 और फिर सिमेट्रिकली डाउनवर्ड्स लिख देंगे है ना। तो यार आपको क्या लगता है ना फिर 210 रूट टू की पावर 4 फिर 120 रूट टू की पावर 3 फिर 45 रूट टू की पावर 2 फिर 10 रूट टू की पावर 1 और फिर सबसे लास्ट में 1 रूट टू की पावर 0 है ना। अभी कह रहा था लार्जेस्ट टर्म है ना, सबसे बड़ी टर्म। तो यार सबसे बड़ी टर्म या तो 1 2 3 इन 3 लोगों में से हो सकती है, या ऐसे भी नहीं 1 2 और 3 इन 3 लोगों में ना। तो इन दोनों में देखो इसमें और इसमें तो ये वाली टर्म बड़ी है ना, ठीक है ना। तो भाई कंपैरिजन इन दोनों में ही है ना। 210 इंटू रूट टू की पावर 6 कितना होगा 8, तो ये हो जाता है 1680 और 252 इंटू रूट टू की पावर 5 यानी हो जाता है 4 रूट 2 ना, ठीक है ना। तो ये हो जाता है 1008 इंटू रूट 2 है ना, और रूट 2 होता है 1.41 के आसपास। तो अगर 1000 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1400 के आसपास और 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 के आसपास 1400 1500 मान लो यार, 1680 ही सबसे बड़ी टर्म है ना। तो इसका मतलब है ये वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म मतलब कौन सी टर्म 210 कौन सी टर्म आई थी 10c0 10c1 10c2 10c3 10c4। तो 10c4 रूट टू की पावर 6 है ना, दिस इज ग्रेटेस्ट टर्म, ये ग्रेटेस्ट टर्म है ना, ठीक है ठीक है, ये ग्रेटेस्ट टर्म है। और अगर ये ग्रेटेस्ट टर्म है तो इसका जो कोएफिशिएंट आया वो आया 210 रूट टू की पावर 6, ठीक है ना। तो अगर ये रूट टू की पावर 6 है और यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो CI रूट टू की पावर आई, रूट टू के ऊपर जो भी पावर रहेगी ये वही वाला कांस्टेंट कहलाएगा है ना। तो CI और रूट टू की पावर आई से कंपेयर करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर बेसिकली आई का वैल्यू 6 आ रहा है यार, आई का वैल्यू कितना आ रहा है 6। और आई का वैल्यू 6 इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन जो यहाँ पे इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि आर का वैल्यू 4 या उससे छोटा होगा। तो 4 या उससे छोटे वैल्यू को देखेंगे अगर अपन, तो अपने को ये भी देखना पड़ेगा कि रूट टू की पावर मैक्सिमम यहाँ पे रहेगी। तो जैसे मान लो 4 या उससे छोटा मैंने यहाँ पे 3 रखा तो NC3 वाला जो कोएफिशिएंट बनेगा वो बनता है बेसिकली चौथे टर्म में। तो जो पीछे से चौथा हो आगे से कौन सा टर्म हो उसके हिसाब से सोचेंगे, ठीक है ना। वैसे अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 6 आ गया यार, ठीक है ना। तो I इक्वल्स टू 6 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि अपने बाइनोमियल थ्योरम का जो ये प्रोसीजर था ना, ये प्रोसीजर काम ही आ जाए ना, जरूरी नहीं कि ये प्रोसीजर काम ही आ जाए है ना, ये प्रोसीजर अपने काम नहीं आया चलो भाई, क्योंकि इसमें मेन चीज यहाँ पे क्योंकि अपने पास में यहाँ पे रेडिकल टर्म आ गया रूट टू ना, तो डिसाइड करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है। चलिए होप सो आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा CMI 2015 का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। CMI 2015 में ही एक और सवाल भी आया था, ठीक है। अब ये सवाल क्या कहता है भाई, ध्यान से सुनना है ना। ये कह रहा है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n रूट टू प्लस 1 की होल पावर n जो है, ठीक है, रूट टू प्लस 1 की होल पावर n जो है
वो पी एन प्लस रूट टू टाइम्स क्यू एन है। ठीक है, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ये समझिए अगर रूट टू प्लस वन की होल पर एन जो है वो पी एन प्लस रूट टू टाइम्स क्यू एन है, तो रूट टू माइनस वन की होल पर एन जो होगा वो प्लस माइनस में पी एन माइनस रूट टू टाइम्स क्यू एन होगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे पॉसिबल है, तो सुन बेटा ध्यान से, अगर रूट टू प्लस वन की होल पर एन है ना को एक्सपैंड किया जाए तो उसके टर्म्स क्या होंगी, एन सी जीरो रूट टू की पावर एन, एन सी वन रूट टू की पावर एन माइनस वन, एन सी टू रूट टू की पावर एन माइनस टू, एन सी थ्री रूट टू की पावर एन माइनस थ्री, ठीक है ना, एन सी फोर रूट टू की पावर एन माइनस फोर, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है, एन सी एन रूट टू की पावर एन, है ना। अगर सॉरी जीरो, अगर मैं इसमें एन को ऑड लेता हूं या इवन लेता हूं, दोनों में से कोई भी एक केस आपको कंसिडर करके सोचना पड़ेगा ना। जैसे मान लो यार मैं बोला कि एन ऑड है, इफ एन इज ऑड, इफ एन इज ऑड, एन अगर ऑड हुआ तो इररेशनल टर्म कौन कौन से होंगे, जिनमें मतलब रूट टू मतलब टू के ऊपर वाला रूट नहीं हटेगा, तो ये वाला टर्म है ना, एन ऑड होगा तो एन माइनस टू भी ऑड होगा, एन माइनस फोर भी ऑड होगा, एंड सो ऑन, है ना। इससे जस्ट पहले वाला टर्म लिख लेते हैं एक बार, है ना, ठीक है, इससे जस्ट पहले वाला टर्म लिख लेता हूँ, एन सी एन माइनस वन रूट टू की पावर वन और एन सी एन, है ना, एन सी एन, ठीक है ना। तो ये वाला टर्म भी क्या होगा, इररेशनल होगा। तो अगर एन ऑड है तो ये इंप्लाई करेगा कि पी का जो वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा एन सी वन रूट टू की पावर एन माइनस वन प्लस एन सी थ्री रूट टू की पावर एन माइनस थ्री, एन सी फाइव रूट टू की पावर एन माइनस फाइव, एंड सो ऑन एन सी एन, ठीक है। और क्यू एन क्या होगा, वो होगा एन सी जीरो रूट टू की पावर एन, एन सी टू रूट टू की पावर एन माइनस टू, एन सी फोर रूट टू की पावर एन माइनस फोर, ठीक है ना, एंड सो ऑन एन सी एन माइनस वन रूट टू की पावर वन, ठीक है ना साहब। क्योंकि एन अगर ऑड है तो पी एन ये हो जाएगा और क्यू एन ये हो जाएगा ना। अगर एन इवन हुआ तो ऊपर वाला क्यू एन हो जाएगा और नीचे वाला पी एन हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ये दोनों वैल्यूज आपस में स्वैप कर लेंगे, क्लियर। अभी इस हिसाब से अपन इस टर्म को क्या बोल रहे हैं, पी एन प्लस रूट टू क्यू एन बोल रहे हैं, पी एन प्लस रूट टू क्यू एन बोल रहे हैं ना। इसके अपन में मैं रूट टू लगा देता हूँ, ठीक है ना, इसके अपन में क्या लगाता हूँ, रूट टू लगा देता हूँ। ये रूट टू क्यू एन है ना, ठीक है ना, क्योंकि इनमें सब में रूट आएगा, क्लियर। हाँ, रूट टू लगा देता हूँ इसके मैं डिवाइड में, ठीक है। तो ये पी एन और ये रूट टू क्यू एन है ना। अगर मान लो एन यहाँ पे ऑड की जगह इवन हुआ तो क्या होगा, रूट टू क्यू एन ऊपर वाला और पी एन नीचे वाला हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था अपना, पी एन प्लस रूट टू क्यू एन लिखा हुआ था इसलिए, ठीक है, पी एन प्लस रूट टू क्यू एन लिखा हुआ था इसलिए, ठीक है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अगर मैं रूट टू माइनस वन की होल पर एन पे बात करूं तो क्या होगा, एक्सपेंशन क्या होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा एन सी जीरो रूट टू की पावर एन, है ना, प्लस सॉरी माइनस। अब यार ये प्लस और माइनस डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्लस और माइनस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एन के ऊपर, है ना। तो पहला टर्म जो रहेगा वो तो पॉजिटिव रहेगा, दूसरा टर्म जो आएगा वो नेगेटिव आएगा ना, एन सी वन, ठीक है ना, रूट टू की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना, प्लस एन सी टू रूट टू की पावर एन माइनस टू, ठीक है, माइनस एन सी थ्री रूट टू की पावर एन माइनस थ्री, एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे सेकेंड लास्ट टर्म हो जाएगा एन सी एन माइनस वन रूट टू की पावर वन, है ना। अब इस हालात में डिपेंड करता है कि यहाँ पर माइनस वन की पावर क्या आएगी, एन माइनस वन आएगी ना, ठीक है। और सबसे लास्ट वाली टर्म में क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर एन हो जाएगी और एन सी एन हो जाएगा ना, रूट टू की पावर जीरो हो जाएगी, क्लियर। इसमें अगर आप सोचोगे तो इररेशनल टर्म अगर एन ऑड है, इफ एन इज ऑड, है ना, इफ एन इज ऑड तो पी एन क्या होगा भाई, एन अगर ऑड है, एन अगर ऑड है तो रूट ये टर्म इरेशनल हो जाएगी, ये टर्म रैशनल हो जाएगी, क्योंकि एन अगर ऑड है तो एन माइनस वन इवन हो जाएगा, तो रूट टू की पावर इवन मतलब वो रूट फ्री टर्म हो जाएगी। तो पी एन में ये टर्म आएगी दूसरी टर्म, चौथी टर्म, छठी टर्म, एंड सो ऑन, है ना।
रूट फ्री टर्म, ये सारी टर्म्स रूट फ्री टर्म्स हो जाएंगी। क्लियर? अच्छा, ये सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी? रूट फ्री टर्म्स हो जाएंगी ना। तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा और यहाँ पे NC1 रूट टू की पावर n-1, ठीक है ना, NC3 रूट टू की पावर n-3, ठीक है ना, एंड सो ऑन -1 की पावर n, या फिर माइनस का ही लिख लो, माइनस साइन कॉमन ले लिया, NCN बचेगा। ठीक है, ये तो भाई क्या हो जाएगा? PN, और रूट टू टाइम्स QN क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बचा हुआ जो है, यानी NC0 रूट टू की पावर n, NC2 रूट टू की पावर कितनी? n-2, ठीक है ना, एंड सो ऑन NCN-1 रूट टू की पावर 1, है ना। ये सारी टर्म भाई क्या हो जाएंगी? रूट टू QN हो जाएंगी। और आपका जो रूट टू -1 का पावर n है ना, वो अल्टीमेटली प्लस माइनस PN माइनस रूट टू QN होगा। आप चेक कर सकते हो भाई अब, है ना, बहुत आराम से, कि ये बात जो मैंने पीछे लिखी है ये उसका प्रूफ है साहब, ये प्रूफ है। ठीक है ना, ये क्या है? प्रूफ है पीछे लिखे हुए स्टेटमेंट का। ठीक है ना, ठीक है ना। अगर, ठीक है ना, ये कोई लेमा लिख रहा हूं मैं पहले, ठीक है, ये मैंने लेमा लिख ली भाई कि रूट टू प्लस 1 की होल पावर n अगर ये है, देन इट इंप्लाइज दैट रूट टू माइनस 1 की होल पावर n दिस इक्वल टू दिस होगा। इसका प्रूफ मैंने पीछे दे दिया है, प्रूफ हो गया है। तो अब क्या करें? क्या करें? हमें कैलकुलेट करना है, वेयर Pn एंड Qn इंटीजर्स हैं। ठीक है ना, तो हमें कैलकुलेट करना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Pn अपॉन Qn की होल पावर 10। ठीक है, तो क्या करें? तो ध्यान से समझेंगे भाई। हियर रूट टू -1 के बारे में क्या ख्याल है भाई? ये 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है ना। मैंने कहा ओके। तो इफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मान लो अगर n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, n किस तरफ टेंड कर रहा है? इन्फिनिटी की तरफ, देन रूट टू -1 की पावर अगर मैं n करूं, ठीक है ना, n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, रूट टू -1 0 और 1 के बीच की कोई क्वांटिटी है, n इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो रूट टू -1 की पावर n का जो वैल्यू होगा वो किस तरफ टेंड करेगा? सर 0 की तरफ टेंड करेगा। किस तरफ टेंड करेगा? 0 की तरफ। तो ये इंप्लाई करेगा कि Pn माइनस रूट टू QN वो चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, ठीक है ना, Pn माइनस रूट टू QN वो चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, वो भी टेंड करेगा किसकी तरफ? 0 की तरफ। तो अगर उसको मैं 0 के बराबर रख दूं, है ना, तो Pn अपॉन QN जो होगा वो किस तरफ टेंड करेगा? रूट टू की तरफ टेंड करेगा। मैंने कहा बात तो सही है। तो फिर उस सिचुएशन में लिमिट n टेंडिंग टुवर्ड इन्फिनाइट Pn अपॉन QN की पावर 10, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? तो भाई लिमिट n जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, तो Pn अपॉन QN किस तरफ टेंड करेगा? रूट टू की तरफ। तो रूट टू पुट कर दो, रूट टू की पावर 10 करेंगे, कितना आंसर आएगा? 32 आंसर आ जाएगा सर। 32 इस क्वेश्चन का क्या है? करेक्ट आंसर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखते हैं भाई ये वाला सवाल। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि CMI 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है शो दैट द पावर ऑफ x विद द लार्जेस्ट कोएफिशिएंट इन द पॉलिनोमियल 1 + 2x की होल पावर 20, 1 + 2x अपॉन 3 की होल पावर 20, इसका जो लार्जेस्ट कोएफिशिएंट है वो 8 है। ये कह रहा है शो दैट द पावर ऑफ x की वो पावर जिसके लिए पॉलिनोमियल का जो लार्जेस्ट कोएफिशिएंट हो वो 8 हो, है ना। अब फिर इसने एक्सप्लेन भी किया है, दैट इज इफ वी राइट द गिवन पॉलिनोमियल एज सिग्मा i ai x की पावर i, इस फॉर्मेट में अगर अपन लिखें, यानी इसको एक्सपेंड करें, ठीक है ना, और ऐसा लिखें सिग्मा, ठीक है ना, i का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखें? 0 से लेकर के 20 तक, और यहाँ पे ai और x की पावर i, इस फॉर्मेट में लिख दें अगर इसको, तो जो लार्जेस्ट कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा i इक्वल टू 8 पर, है ना, यानी लार्जेस्ट कोएफिशिएंट जो होगा वो ai इक्वल्स टू a8 होगा। ये हमें प्रूव करना है ना, ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है ना। तो कैसे प्रूव करें? सबसे पहली चीज कैसे प्रूव करें? तो यार दो तरीके हैं ना। पहला तरीका है ना, पहली चीज तो यार इसका ये जो एक्सपेंशन है ना, इस एक्सपेंशन पे विचार कर लेते हैं ना। ये एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंशन बेसिकली कैसा है, ध्यान से समझे, है ना। इसको अगर एक्सपेंड करूंगा ना मैं, तो इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा होगा ना, कैसा कि 20c0 है ना, और 1 की पावर 20 है ना, फिर 20c1, ठीक है ना, और 2x/3 की होल पावर 1 विच इज 2/3 की पावर 1 और x की पावर 1, है ना।
नेक्स्ट हो जाएगा 20c2 2/3 की पावर 2, ठीक है ना, और एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 20c3 2/3 का क्यूब और एक्स का क्यूब। फिर 20c4 2/3 की पावर 4 और एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन, ठीक है ना, टिल कहां तक 20c20 2/3 की होल पावर 20 और x की पावर कितनी हो जाएगी भाई 20, है ना। ये इसका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो A8 वाला कोएफिशिएंट आएगा, ये कोएफिशिएंट जो है वो A0 है। थोड़ा सा क्लियरली मेंशन कर देते हैं, है ना, कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ये A0 कोएफिशिएंट है। ये जो कोएफिशिएंट बन रहा है दिस इज A1, है ना। ये जो कोएफिशिएंट बन रहा है दिस इज A2, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट बन रहा है ये है A3, क्योंकि x की पावर i वाला कोएफिशिएंट ai है ना, ठीक है। तो x की पावर 0 वाला A0, x की पावर 1 वाला A1, x की पावर 2 वाला A2 एंड x की पावर 3 वाला A3 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लार्जेस्ट कोएफिशिएंट, है ना, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट बेसिकली ये बात करना चाह रहा है अपने से कि लार्जेस्ट चीज बनेगी कौन सी, है ना, लार्जेस्ट चीज बनेगी कौन सी, है ना। तो आपके पास में या तो देखो आप ऐसे समझ लो कि कुछ चॉइसेस हैं, आप या तो सारे कोएफिशिएंट निकाल लो, जो कि बहुत बड़ी डील नहीं है ना, जो कि बहुत बड़ी डील नहीं है सारे कोएफिशिएंट निकालना भी, है ना, क्योंकि सफिशिएंट टाइम होता है ना। दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, दूसरा काम क्या कर सकते हो आप ये सोच सकते हो कि अपन वैसे जज कर लें, है ना, वैसे जज कर लें कोएफिशिएंट्स को लेकर के ना। हम ऐसा सोचें कि कोई कोएफिशिएंट AR+1 और AR का रेशियो 1 से बड़ा हो जाए, और AR+2 और AR+1 इन दोनों का रेशियो, या AR+1 और, ठीक है ना, AR+2 का रेशियो, है ना, ये भी 1 से बड़ा हो। यानी AR+1 जो कोएफिशिएंट आया ना, उससे पहले AR आ रहा था, उससे बाद में AR+2 आ रहा था। तो AR+1 इससे भी बड़ा हो और इससे भी बड़ा हो, है ना। इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना, क्योंकि आपको अब जनरल AR पता है क्या है। जनरली AR क्या है, अगर जनरली सोचा जाए AR क्या है, तो भाई AR जो है आपका वो है, AR जो है वो है 20CR, ठीक है ना, और 2/3 की होल पावर R, ठीक है। तो AR+1 क्या हो जाएगा 20CR+1 2/3 की पावर R+1 अपॉन में AR हो जाएगा 20CR और इधर 2/3 की पावर R, ठीक है। ये ग्रेटर देन 1, इसको सॉल्व करेंगे। AR+1 के लिए यहाँ पे भी वैल्यू डालेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे ना, दोनों चीजें सॉल्व कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। यहाँ पे तो देखो कैंसिल होके 2/3 बचना है ना, 2/3 है ना, और 20CR+1 को एक्सपैंड करोगे तो 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कटना ही कटना है ना। R+1 फैक्टोरियल जो ऊपर बनेगा डिनोमिनेटर में, उसका R+1 नीचे आएगा, और 20 -R -1 फैक्टोरियल, और यहाँ नीचे 20 -R, तो 20 -R को एक स्टेप ओपन करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 20 -R, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट इज मल्टीप्लाइड विद 2/3, ठीक है, दैट इज ग्रेटर देन 1, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से 3R+3 इधर आ जाएगा और 40 - 2R इधर, ठीक है। तो 40 - 2R तो इधर, दैट इज ग्रेटर देन 3R+3, तो -2R इधर आगे +2R, तो 5R, और इधर क्या हो जाएगा 37। तो R जो है वो बड़ा होना मतलब 37/5, यानी कितना आ जाएगा भाई 7 या उससे बड़ा ना, ठीक है, 7 या उससे, एक सेकेंड, ठीक है। कितने पेज ऐड कर दिए इसमें एक मक्खी आ गई थी, वो बैठी प्लस के ऊपर, तो पेजेस ऐड हो गए यार बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। तो भाई यहां से ये चीज क्लियर हो गई है कि आर का जो वैल्यू है, आर का जो वैल्यू है वो छोटा होना चाहिए 7 से, है ना, ठीक है। आर का वैल्यू 7 से नहीं 7 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो 7 पॉइंट समथिंग है, तो 7 पॉइंट समथिंग ही लिख लो, 7/2/5 से छोटा होना चाहिए आर का वैल्यू ना। तो दिस इंप्लाइज दैट आर कैन बी इक्वल टू 7, और लार्जेस्ट टर्म क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट टर्म क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट टर्म जो है
अपन ने ए आर प्लस वन मानी थी लार्जेस्ट टर्म, तो आर की वैल्यू 7 डालेंगे तो 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा, A8 हो जाएगा, लार्जेस्ट टर्म A8 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप चाहें तो, है ना। ए आर प्लस वन क्या हो जाएगा, 20CR+1, ठीक है ना, और 2/3 की पावर R प्लस वन अपॉन में AR+2 हो जाएगा 20CR+2। वैसे अपना आंसर यहाँ पे आ चुका है, हेंस प्रूव लिख सकते हो आप। थोड़ा सा और आगे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कैंसिल करेंगे, 20 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2/3 आएगा इस बार, ठीक है ना, तो वो ऊपर आके 3/2 हो जाएगा। ठीक है, और 20CR+1 और 20CR+2 नीचे है, 20 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, R+1 फैक्टोरियल नीचे R+2 फैक्टोरियल, तो R+2 ऊपर आएगा। ठीक है, और इधर आएगा 20 - R-1 यानी 19 - R नीचे ऊपर आएगा, न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 18 - R, तो 19 - R को ओपन करना पड़ेगा, तो 19 - R नीचे बचेगा। क्लियर, ये दोनों प्रोडक्ट में दैट इज ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा 3R + 6 ग्रेटर देन, ये हो जाएगा 38 - 2R उधर जाएगा। ठीक है, तो 5R इधर दैट इज ग्रेटर देन 38, 6 उधर जाके 38 में से माइनस होगा 32, तो R जो है वो बड़ा होना चाहिए 32/5 यानी 6.4 से, implies that R can be equal to 7, क्योंकि R 6 पॉइंट समथिंग से बड़ा और 7 पॉइंट समथिंग से छोटा, तो R का वैल्यू 7 ही होगा, और R का वैल्यू 7 होगा तो लार्जेस्ट टर्म जो होगी R = 7 पर AR+1 दैट इज इक्वल टू A8 हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू AI, तो I का वैल्यू 8 हो जाएगा। ठीक है, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था साहब, होप्स आपको समझ में आया होगा। यार यही सवाल थे, बढ़िया बढ़िया, है ना, जो हमें करने थे इसमें। एक ये भी PYQ है, आप ट्राई करिएगा, ये आप सॉल्व करें, है ना, 2011 के पेपर में ISI में ये देखने को मिला था। ठीक है, ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा होमवर्क में सॉल्व करने का। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा होमवर्क में सॉल्व करने का, सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, आसान आसान क्वेश्चन हैं, है ना, याद है ना, 1 + x की होल पावर 50, है ना, और 1 + x की होल पावर 50, ठीक है ना, यहाँ 50C0 50C1 है ना, तो इसको ओपन करेंगे सीधा, यानी NC0 x की पावर 0 NC1 x की पावर 1 से लेकर के NC 50 NCn x की पावर n तक, है ना, और इसको उल्टा ओपन करेंगे, यानी NC0 x की पावर n NC1 x की पावर n-1 एंड सो ऑन NCn x की पावर 0, है ना, यहाँ तक। और फिर दोनों के प्रोडक्ट में n की वैल्यू 50 है, तो दोनों के प्रोडक्ट में हमें चाहिए ये और ये का प्रोडक्ट, है ना, तो हम निकालेंगे x की पावर n-1 का कोएफिशिएंट, यानी x की पावर 49 का कोएफिशिएंट निकालेंगे। ठीक है ना साहब, 49 या 51 जो भी आपके अकॉर्डिंगली आपको दिखे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी होमवर्क में कीजिएगा साहब। ठीक है, ठीक है, होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इस चैप्टर के लिए इतना ही। होप सो आपको ये बाइनोमियल थ्योरम के PYQ समझ में आए होंगे। आपको इसमें कुछ भी अपना सजेशन अगर रखना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आप बता दीजिएगा कमेंट में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले PYQ के वीडियो के कमेंट आपके मैंने पढ़े, वैसे ही इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि सर ये वाले क्वेश्चन और, है ना, तो आप बता सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आगे चल के हमको एक मिसलेनियस सेशन लेके आते हैं जिसमें मिसलेनियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएं, तो हम ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इस सेशन के लिए थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, बाय एवरीवन।